कैसा रहा। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स हैं यहां पर बातचीत करने के लिए। बजट भाषण की शुरुआत जो अरुण जेटली साहब ने कही तो वो एक शेर सुना करके की थी कि कुछ तो फूल खिलाए हमने, कुछ और फूल खिलाने हैं, बात तो ये है बाग में अभी कांटे कई पुराने हैं। इसके साथ उन्होंने बजट अपना प्रस्तुत किया। अब ये बजट कैसा रहा इस पर हम बात करेंगे। मुख्य बातें बजट की आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, लेकिन ये जानना आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है कि उसे इस बजट से क्या मिला और क्या उसने उम्मीद की थी जो उसे नहीं मिला। राजेश रपरिया साहब हमारे साथ हैं, किसान नेता बीएम सिंह हमारे साथ हैं, प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आकाश जिंदल मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, कमल नयन काबरा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। श्रीराम खन्ना जी भी हमारे साथ हैं और मेहमान हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। कमल नयन काबरा जी, कैसा रहा बजट? देखिए, बजट में अभी पूरी तो बात नहीं कही जा सकती है कि कैसा है, देखना पड़ेगा। पर दो तीन चीजें जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि एक तो काले धन पर अब तक जितने कदम उठाते आए हैं उनसे ज्यादा कदम उठाए गए हैं। उनका फाइन प्रिंट क्या है, उनके अंदर एक्सेप्शंस हैं या लागू करने का तरीका क्या है। जैसे एक बहुत पुरानी मांग थी कि काले धन में और खासकर जो विदेशों में रखते हैं उसको क्रिमिनलाइज किया जाए, उस दिशा में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। मुझे भी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या देश के अंदर जो काला धन जनरेशन की प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में भी दो नीतियां नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी उसको क्रिमिनलाइजेशन करना जरूरी है। वो किया गया है नहीं, ये देखने पर पता चलेगा, पर वो जरूरी है। पर जो एक बात अच्छी नहीं लगी कि आपने जो 1 करोड़ से ज्यादा वाले हैं उन पर 2% का सेस लगाया। ये कम तो है पर उचित है, पर इसके लिए वेल्थ टैक्स को काटना कोई जरूरी नहीं था। उनको एक हाथ से लेके और शायद ज्यादा दे करके, क्योंकि दूसरा लिया ज्यादा देकर कम ले लिया उनसे। और ये उसमें जो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है कि वो काले धन जनरेशन का एक तरीका है। वेल्थ टैक्स को छोड़ने से आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है, जो घोषणाएं करनी पड़ती है, संपत्ति बनानी पड़ती है। और खासकर आप जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न में इंडिविजुअल्स को अपने एसेट्स का ब्यौरा नहीं देना पड़ता है, केवल कंपनियों को देना पड़ता है। प्रोप्राइटरी टैक्स कंपनियां जो होती है उनको देना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा लूप होल है। तो आपने बाहर के लिए तो किया, पर क्योंकि बाहर का पता चलना मुश्किल है, इसलिए वो इफेक्टिवली कितना लागू हो पाएगा ये बहुत मुश्किल है। और खासकर जब आप ये कह रहे हैं कि जो गुजरात में आपने फाइनेंशियल सेक्टर का हब बनाने की कोशिश की है उसको और व्यापक करेंगे, तो आपको क्या हिंदुस्तान के अंदर वही तरीका नहीं मिल जाएगा कि आप हिंदुस्तान में वैसे खाते खोल ले, फाइनेंशियल लेन देन करे? तो मैंने, और खासकर जो SEZs के बारे में CAG ने एक बहुत जबरदस्त और बहुत चौंकाने वाली और खतरनाक रिपोर्ट दी है कि वहां पर आपने कल कारखाने लगाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, कंपनियां बनाने के लिए छूटें दी थी। उन लोगों ने उनको रियल एस्टेट में ट्रांसफर कर दिया है। भैया उनसे पेनाल्टी ले, उनको सजा दे, वो कुछ नहीं किया गया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी इसके अध्ययन करने की जरूरत है, पर क्योंकि उन्होंने आगे के स्टेप्स की कुछ डायरेक्शन बताई है किस दिशा में जाएंगे, तो इसलिए उनको अध्ययन करके अर्थव्यवस्था की गति क्या होगी। प्रदीप सिंह जी, ठीक है, कमल नयन जी आपके पास लौटेंगे। प्रदीप सिंह जी, एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका दिखता है कि इनकम टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया है। महंगाई बढ़ेगी आम आदमी के लिए? निश्चित रूप से देखिए, जो उम्मीद थी खासतौर से मिडिल क्लास, जो बीजेपी का सबसे बड़ा वोटर है, उसके लिहाज से अगर आप देखें तो थोड़ा ये निराशा की बात है। खासतौर से इस संदर्भ में कि जब पिछला बजट पेश किया था उन्होंने तो एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई थी और उस समय कहा था कि मेरे हाथ बहुत तंग है इस समय। अब उनके हाथ थोड़े खुले हुए थे, तो ये उम्मीद थी कि जो पिछली बार दिया था उससे आगे कुछ मिलेगा, लेकिन इस बार कुछ नहीं मिला। कॉर्पोरेट टैक्स में भी जो उन्होंने घोषणा की वो एक लॉलीपॉप ही है अभी कि वो अगले साल से लागू होगा। तो एक केवल फील गुड फैक्टर आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट्स के लिए है कि सारी एग्जेम्पशंस खत्म हो जाएगी और कॉर्पोरेट टैक्स कम हो जाएगा। ये दो जो है मुझे लगता है मुद्दे जो बजट से निराशा पैदा करते हैं। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं जैसे सरकार ने सोशल सेक्टर पर ध्यान दिया है। जो ये लगातार प्रचार हो रहा था बीजेपी के बारे में, उसकी सरकार के बारे में कि ये अमीरों की सरकार है,
उस धारणा को मिटाने की कोशिश अभी तो वेल्थ टैक्स की बात कमल नयन काबरा साहब ने कही कि ऐसा लग रहा है कि ज्यादा देकर के कम टैक्स वसूल रही सरकार। वो एक अलग मुद्दा है। वो आपकी बात कॉर्पोरेट टैक्स जो है उन्होंने कहा इफेक्टिव टैक्स रेट 23% है। उनको अब ये बताना चाहिए था कि अगर एग्जेम्पशन समाप्त करते हैं तो फेज नहीं, उनको समाप्त करना चाहिए था। और उसके कारण जो 5.5 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए जा रहे थे, अब कितना दिया जाएगा ये इसीलिए मैंने कहा था फाइन प्रिंट देखेंगे वो शायद तब पता चलेगा। नहीं अभी उसका पता आपको शेयर बाजार वाले क्या कहते हैं वो पहले देख लेते हैं, उनकी रिएक्शन से पता चल जाएगा। लेकिन शेयर बाजार इस वक्त नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। आकाश जी, जब शुरू किया था वित्त मंत्री ने अपना भाषण तो शेयर बाजार ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। बिल्कुल, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि रेड मार्क नजर आ रहा है एनएसई और बीएसई दोनों में। देखिए, मैं तो ये कहूंगा ये एक पॉपुलिस्ट बजट है। देखिए, जो इकोनॉमी को चाहिए था, जो कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए था, वो नहीं दिया गया है। आम आदमी को चाहिए था वो भी कहा दिया गया। पॉपुलिज्म की तरफ एक चीज का कदम बढ़ाया गया। हाँ, एक चीज के लिए अरुण जेटली साहब को मैं पर्सनल लेवल पे शुक्रिया करना चाहूंगा कि टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की मैंने मांग रखी थी और इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पे रखी थी, वो उन्होंने मान ली है। उसके लिए मैं पर्सनली धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत अच्छी चीज है और वो मैं बताऊंगा उसका फार रीचिंग इंप्लीकेशन रहेंगे, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आ जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा उन्होंने सही कहा, मेक इन इंडिया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एनर्जी के लिए पैसा आ जाएगा। और ना सिर्फ बात इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी तक सीमित है, ये पूरी की पूरी जीडीपी को, पूरी की पूरी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा तो उससे सीमेंट कंपनीज चलेंगी, स्टील कंपनीज चलेंगी, ट्रकर्स चलेंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी चलेंगी। और जो जॉब ग्रोथ, जॉब अपॉर्चुनिटीज देने की बात जो की गई थी, वो बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज से आ जाएंगी। साथ के साथ जो है हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा दिया गया है, न्यू पेंशन स्कीम को बढ़ावा दिया गया है। बट जो एक एंगल लेके चला जा रहा था कि ग्रोथ दी जाएगी, जीडीपी ग्रोथ को ओवरऑल आगे लेके जाया जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है इंसेंटिवाइज किया जाएगा, या डोमेस्टिक इंडियन कॉर्पोरेट जो प्लांट्स नहीं लगा रहा था उसके लिए हम कुछ इंसेंटिव्स की उम्मीद कर रहे थे, वो नहीं मिला है। जहां तक कॉर्पोरेट टैक्स की छूट की बात मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से कोई छूट वो खास नहीं है, बिकॉज एग्जेम्पशन जो है वहां पे विड्रॉ कर ली गई है। साथ ही साथ ठीक है, कुछ अच्छी चीजें की गई हैं। जो है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को सेबी के साथ मर्ज कर दिया गया है। आई थिंक उससे जो होगा बढ़िया होगा, क्योंकि सेबी ने क्लीन प्रैक्टिसेस कहीं मोटिवेट की थी, उससे कहीं ना कहीं देश का फायदा होगा। बट जो अलग अलग इंडस्ट्रीज इस समय एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें सॉप्स मिलेंगे, हमें इंसेंटिव मिलेंगे, कंट्री की जीडीपी ग्रोथ को हम बढ़ा पाएंगे, वो कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा बजट, वो कैटलिस्ट के रूप में ये बजट जो है नहीं मिला है। कहीं ना कहीं पॉपुलिज्म की तरफ जाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि इसमें हमें हाउसिंग इंडस्ट्री की तरफ से उम्मीद थी कि हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए कंसेशन दिए जाएंगे, बिकॉज हाउसिंग फॉर एवरीवन की बात की गई थी। उस दिशा में भी बहुत ज्यादा कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। हाँ, एक चीज जरूर है, फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप दिया गया है, 3% का आगे का टारगेट रखा गया है, उसके लिए हमें डेट्स और डेडलाइंस दी गई है, वो चीज अच्छी है। अदरवाइज जो है पॉपुलिज्म की तरफ ज्यादा गया है, ये नहीं बढ़ाया गया। हाँ, एक चीज जरूर है, फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप दिया गया है, 3% का आगे का टारगेट रखा गया है, उसके लिए हमें डेट्स और डेडलाइंस दी गई है, वो चीज अच्छी है। अदरवाइज जो है पॉपुलिज्म की तरफ ज्यादा गया है। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और रिफॉर्म्स की बात की गई थी, वो जो मंत्रा था, वो मंत्रा कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता मुझे दिखाई दे रहा है। एक वाक्य मैं कहना चाहता हूं, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर का माइंडसेट है कि गरीब के लिए कुछ भी हो वो पॉपुलिज्म है, वो खराब है। ये बहुत गलत सोच है। बिल्कुल, इस देश में सबसे बड़ी संख्या ऐसे ही लोगों की है और जो सरकारें चुनकर आती हैं उनको वही चुनकर भेजते हैं। तो उनके लिए भी कुछ हो तो ये कहना कि ये पॉपुलिज्म है और इससे इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। रोजगार बनेगा, कॉर्पोरेट सर्वे में करेगा तो वो लोगों का जो है जॉब देगा। कॉर्पोरेट सेक्टर को ये क्यों माना जाता है कि 10 साल में जॉबलेस ग्रोथ दी है कॉर्पोरेट सेक्टर ने। खुश है, उनकी एक मांग मान ली गई। जी, मैं इस चीज को, और आज अगर एक रिफाइनरी लगती है 25,000 30,000 लोगों को रोजगार देती है, कुछ तो नहीं होता। कॉर्पोरेट सेक्टर को अगर इंसेंटिव दिए जाते हैं तो अल्टीमेटली वो लोगों के पास पहुंचते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, काबरा साहब की बात सुनिए, फिर शायना एनसी के बाद जाएंगे। आपको थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आपका मुनाफा कई गुना बढ़ाया जाता है। एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है। 10 लाख नए यंग लोग
हमारी लेबर फोर्स में होते हैं, आप मुश्किल से 50-60 को 1000 दे पाते हैं और उसके ऊपर भी आप उनको इंसेंटिव देके मुनाफा दे देते हैं। इस साल के सर्वे में कहा गया है सरकार की तरफ से कि एम्प्लॉयमेंट बहुत कम बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी घटी है, तभी तो उस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और भी मेहमान इस वक्त मुंबई से शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ी है। शाइना जी, ऐसा लोग उम्मीद कर रहे थे कि अच्छे दिनों का बजट आने वाला है, लेकिन जो आम आदमी है, आम आदमी का सीधा सरोकार है कि उसके लिए क्या हुआ है। उसके लिए तो बाहर घूमना फिरना, बाहर खाना, फोन का बिल, फोन खरीदना, तमाम जो चीजें हैं वो महंगी नजर आ रही है क्योंकि सर्विस टैक्स बढ़ गया है। वो कह रहा है अच्छे दिन का बजट नहीं है, कच्चे दिन का बजट है ये। देखिए, हर बजट में एक वर्ग होगा जो खुश है, एक वर्ग होगा जो ना खुश है, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच से आप जो एनालाइज करते हैं तो की पॉइंट्स कौन से हैं ये बजट में। कॉर्पोरेट टैक्स की आप बात करें तो 30% से गिरा है 25% पे। क्या इससे कॉर्पोरेट इंडिया का एक प्रमोशन नहीं होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी की बात की है हमने, 2014 से चर्चा हो रही है तो वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। पेंशन इंश्योरेंस स्कीम्स बुजुर्ग के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन से ऐसे बजट में इतने प्रावधान किए हैं जो हमारे बजट में किया गया है। तो मुझे लगता है कि आप देखिए एक एक वर्ग को, ना सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशनल बजट मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, हमने देखा था कि पिछली बार जब आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो कितना मिलता है आम आदमी को। रही बात की जो इकोनॉमी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, लोगों को जॉब्स मिलते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी बेरोजगारी की समस्या हल होती है और उनके निजी जिंदगी में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा मिलता है। रही बात की जो आप बार बात करेंगे कि प्राइस राइज को लेके, आपको पता है ये पूरा जो सिस्टमैटिक अप्रोच से हमारी सरकार ने काम किया है। हमने ये कहा है कि जनधन योजना हो या फिर जो स्कीम्स जहां एक घर में आप बचत कर सकते हैं, वो सभी चीजों हमने हाईलाइट किए हैं बार बार। तो मुझे लगता है कि जो आप रेटिंग करना चाहे तो स्वाभाविक रूप से आप एक्सपर्ट्स को पूछिए तो आपको मिलेगा 7 और 8 के बीच में 10 के ऊपर। यहाँ एक्सपर्ट 2-3 से ज्यादा नहीं जा रहे। कमल नयन काबरा साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं शायन एनसी आपसे। देखिए, जो जीडीपी की बात कही जा रही है वो कितनी गलत है सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप में। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में 1950 से लेकर के आज तक चालू कीमतों पर लगभग 1000 गुना उत्पादन बढ़ा है, परंतु उसके साथ में आप देखेंगे कि स्थायी कीमतों पर उसको देखेंगे तो 22-23 गुना ही बढ़ा है। इसका मतलब 50 गुने से ज्यादा आपके यहाँ इसके साथ कीमतें बढ़ी है। जो इंडस्ट्री को मुनाफा मिलता है वो चालू कीमतों वाली जो कैश उनके पास आता है उस पर मिलता है, और आम आदमी को उसके लिए जो 1 रुपया की रियल वैल्यू वाला 1950 में था अब आज 2 पैसे से कम का रह गया है, तो उसकी जेब काटी गई है, उसकी जेब काटी गई है, 2 पैसे से कम का वो रह गया है। और एम्प्लॉयमेंट का यह हालत है कि बैकलॉग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, जो हर साल बढ़ा है, तो आप 50-20 हजार जॉब बढ़ा करके जिस देश में 1.25 करोड़ के करीब यंग लोग जाते हैं, वहां पर आप लोगों से मजाक कर रहे हैं कि ये जॉब बढ़ाएगा। जॉब सबका मूलभूत अधिकार है। आप कोई भी राइट देते हैं वो तभी अर्थवान होगा जब लोगों का लाइवलीहुड की गारंटी हो। कमल नयन काबरा साहब कह रही थी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो 7-8 नंबर इस बजट को देंगे। आप कितने बजट को नंबर दे रहे हैं? काबरा साहब कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं उसको 2.5 नंबर दूंगा। 2.5 नंबर दिए शाइना एनसी। सुना आपने, 2.5 नंबर दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। आप कह रही है एक्सपर्ट से पूछिए, 7-8 नंबर मिलेंगे। चलिए मैं आपको बोलने का आगे भी मौका दूंगा। विनोद अग्निहोत्री भी हमारे साथ है। विनोद अग्निहोत्री, आपको लगता है अच्छे दिन आएंगे इस बजट से? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि इस बजट में दिल्ली के जो चुनावों का जो नतीजे उनकी छाप है। जिस तरह से सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान दिया, उनकी छाप होती तो अच्छे दिन का बजट होता है। नहीं, जैसे मनरेगा वाला जो पैसा बढ़ाने की बात है, रूरल सेक्टर को पैसा बढ़ाया है इन्होंने, वो जो है, क्योंकि पहले जो बजट जो छवि बन रही थी सरकार की कि ये गांव विरोधी देहात विरोधी सरकार बनती जा रही है, खासकर किसान अधिग्रहण बिल के बाद जिस तरह से एक माहौल बन रहा था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। इसीलिए जब ये मनरेगा और सोशल सेक्टर में पैसे की बात बढ़ाने की बात जेटली जी कर रहे थे तो हमारे सहयोगी पैनलिस्ट जिंदल जी थोड़ा उदास से हो रहे थे, कहते देखिए जो हम चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है। यानी इसीलिए इन्होंने कहा कि पॉपुलिस्ट बजट है। भाई बजट पॉपुलिस्ट तो होना ही चाहिए,
जो बजट लोकप्रिय नहीं होगा तो वो फिर बजट जो है बजट क्या होगा कि बजट चंद लोगों के लिए होगा, बजट देश की 80% जनता के लिए होगा, तभी तो उसका फायदा होगा ना। उसमें आप कारपोरेट को भी छूट मिलनी चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं करा। लेकिन मैं कल भी कहा था 90 से लेके और आज तक कारपोरेट के लिए एक कंडीशन जवाब देने दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए वेलफेयर होना चाहिए, पॉपुलिज्म वेलफेयर का तरीका नहीं है। ये बजट पॉपुलिज्म की तरफ जा रहा है। वेलफेयर के लिए की परिभाषा क्या है? चाइना वेलफेयर को पॉपुलिज्म आप कह रहे कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ा रहे हैं पैसा, अगर वो एजुकेशन में बढ़ा रहे हैं, अगर वो सोशल सेक्टर बढ़ा रहे हैं तो वो आपके पॉपुलिस्ट हो गया। ये क्या बात लगाने के लिए कहाँ दी गई है? कॉर्पोरेट टैक्स को जो छूट दी गई है, साथ ही साथ 0.1% तो एक्चुअल एडवांटेज हमें कहीं भी नहीं मिली है। जो जॉब्स प्रोवाइड करनी थी, जो हमने टैक्सेस देने थे, वो कैसे हो पाएंगे जब तक जो है जब आपको सब कुछ मिल रहा था तब 10 साल में जॉबलेस ग्रोथ क्यों दी आपने? नहीं तो आप रिफाइनरी जितनी लगे 25-25 हजार लोगों को जॉब भी जिस देश में हर महीने 1 लाख बेरोजगार तैयार हो रहे हैं, पॉपुलिज्म की बात 25,000 का क्या मतलब है? नहीं तो इंसेंटिव दीजिए ना और जॉब देंगे। जब इंसेंटिव नहीं देंगे तो प्लांट कैसे लगेंगे और जॉब कैसे मिलेंगे? आपके पास वापस आऊंगी। एक और खास मेहमान बीएम सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आपको कैसा लगा ये बजट? क्योंकि यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। आप बताइए, आप कितने नंबर दे रहे हैं इस बजट को? देखिए, पहली बात तो ये है 10 साल में आपको जैसे मालूम है मैं किसानों की बात करता हूं और कृषि प्रधान देश है। 10 साल में कम से कम 3 लाख आत्महत्या हुई इस देश के अंदर। जब यह सरकार आई तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ होगा, किसानों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स के फैसले किए जाएंगे। और आज 9 महीने हमने वेट किया इस बजट के लिए और अफसोस है मुझे, इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर किसानों को आप देखते हैं 7.5 लाख रुपया, 7.5 लाख करोड़ रुपया पिछली बार जो उनका ऋण था, अब ऋण बढ़ा के 8.5 लाख करोड़ कर दिया। किसानों को कर्जाई बनाने के अलावा इस बजट में कुछ नहीं है। आप अगर बात करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से आम किसान को फायदा नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर जो उद्योगपति उसमें पहुंच जाते हैं पैसा लेने के लिए। और आज किसान के अगर देखा जाए इसके अंदर, आपने कह दिया कि हम जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस दिलाएंगे। कहां से दिलाएंगे आप? कैसे दिलाएंगे आप? आपने क्या किया? केवल किसानों के लिए ये केवल आई वॉश है। रूरल इंडिया के लिए ये बजट बिल्कुल फेलियर है। चलिए, रूरल इंडिया के लिए और किसानों के लिए आप इस बजट को फेलियर मान रहे हैं। विनोद जी, आपके पास आऊंगी। इस वक्त एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया अभी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। दीपक जी, मुख्य बातें इस बजट की आपके लिए क्या रही? क्या ये अच्छे दिनों का बजट है? क्योंकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनमें बहुत मिलीजुली राय है इस बजट को लेकर। देखिए, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो एक फॉरवर्ड लुकिंग सोच देने की कोशिश की अरुण जेटली ने। मैं इस बजट को न तो हिट कहूंगा न फ्लॉप कहूंगा, एक रास्ते पर चलने का विजन देने की उन्होंने कोशिश की है। कॉर्पोरेट सेक्टर में बाकायदा ये मांग उठ रही थी कि उनके कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम किया जाए, क्योंकि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा टैक्सेस हैं। अगर 4 साल में वो 5% टैक्सेस कम करने की बात करते हैं और अभी उन्होंने कम नहीं किए हैं और सुपर रिच पर 2% का सरचार्ज लगाते हैं, तो ये एक तरह से ठीक बात है। दूसरी बात जो उन्होंने करी है कि वेल्थ टैक्स को खत्म कर दिया है। मुझे लगता है कि वेल्थ टैक्स अगर बरकरार रखा भी जाता तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो निराशा सर्विस क्लास को जो सबसे बड़ी हुई है वो ये है कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने सुकन्या योजना में 80C के तहत छूट दी है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट 800 से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दी गई है। पेंशन फंड पर छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख करी गई है। हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30,000 की गई है। ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं एक आम निवेशक है उसको राहत पहुंचाती है, लेकिन अगर उल्टी बात करी जाए तो सर्विस टैक्स जो है टैक्स बढ़ना, सर्विस टैक्स बढ़ना, क्या ये सबसे ज्यादा बड़ा झटका है आम आदमी के लिए? 12.5 से सीधे 14% होना, हर चीज महंगी हो जाएगी। सर्विस टैक्स तो बढ़ना था क्योंकि अगले साल से आपको जीएसटी लागू करनी है, तो वो तो था, लेकिन ये है कि कुछ राहत तो मिलनी चाहिए थी। खास तौर से जो मिडिल क्लास सैलरीड क्लास है उसको बहुत ज्यादा निराशा हुई होगी इस बजट से। दीपक जी, बहुत निराशा है कि सर्विस टैक्स बढ़ गया है आम आदमी के लिए। क्या सभी कुछ महंगा हो गया उसके बाद? तो या सभी कुछ महंगा होगा। तानिया, अब आप रेस्टोरेंट में खाना जाएंगे तो झटका आपको लगेगा, क्योंकि होटल का मालिक अपनी जेब से उस सर्विस टैक्स को नहीं भरेगा। आप घूमने जाएंगी तो टैक्सी का बिल महंगा होगा।
यानी आम रोजाना के आप जितने भी खर्चे करती हैं, चलिए वो 2.5% तक महंगे। काबरा जी को जाना है। काबरा जी, आपके क्लोजिंग कमेंट्स, आपने तो 2.5 नंबर दिए हैं इस बजट को, लेकिन आपके हाइलाइट्स क्या रहे, क्या गुड पॉइंट्स रहे इस बजट के आपके लिए और क्या बैड पॉइंट्स, फटाफट बता दीजिए। मैंने आपको गुड पॉइंट्स बताया था कि सबसे अच्छा है कि जो बाहर पैसा भेजा जाता है उसको क्रिमिनलाइज किया गया है। अगर उसकी तस्वीर अच्छी की जाएगी, उसको पकड़ने के तरीके, तो बहुत कुछ किया जा सकता है उसके बारे में। मुझे सबसे अच्छी बात वही लगी। दूसरी अच्छी जो बात आप कह सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी मिडिल क्लास के लिए अपने खर्चे पर, सरकारी खर्चे पर नहीं, टैक्स में से देकर के कुछ बढ़ाया गया है, परंतु 70% लोग गांवों में रहते हैं, ये खुद मंत्री ने उल्लेख किया था। उनको इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर से, जैसा हमारे एक मित्र ने कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को नया धंधा मिलेगा, ठेकेदारों को नया धंधा मिलेगा, तो आप स्वच्छ भारत कभी नहीं कर सकते हैं जब तक हर गांव में मैं कहता हूं पक्की नाली, पक्की सड़क, सामूहिक शौचालय, जहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वहां पर आप घरों में लैट्रिन कैसे बनाएंगे? और मकान को आप 2012 के लिए कर रहे हैं, 19 के लिए कर रहे हैं, और शौचालय, बिना मकान के शौचालय क्या होगा? तो ग्रामीण भारत को बहुत उपेक्षा की गई है। और कुल मिला के बजट में आप अनुपात देखेंगे तो ये जितने जो 5,000 10,000 रुपए बढ़ाने वाली पुरानी कांग्रेस की परंपरा ही है, जो आप वो करना ये चाहिए था कि रोजगार का जो कानून है, हर एजेंट को ये अधिकार मिलेगा, और उसके लिए ये डिमांड बेस्ड है, तो एक्सपेंडिचर फ्लेक्सिबल रखिए, तब ये लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। चलिए काबरा जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त श्रीराम खन्ना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। श्रीराम जी, जैसे जो बात चाइना एनसी कह रही थी वो ये थी, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं एक बजट से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की जो इकोनॉमी है उसके लिहाज से क्या ये बजट अच्छा रहा या नहीं? देखिए, हिंदुस्तान में मेरे याददाश्त में जो गेम चेंजर बजट था वो 1991 का बजट था, जिसको मैं 9 नंबर देता हूं 10 में से। और ये बजट है, ये मीडियोकर बजट्स में से है, क्योंकि 91 के बाद कई बजट आए इस धरने पे, तो ये गेम चेंजर बजट नहीं कहला जाएगा। ये हाउसकीपिंग बजट है कि भैया आमदनी और खर्चे को आप मिला लो और थोड़ा थोड़ा सबको दे दो, कुछ से ले लो, कुछ को दे दो, ये वैसा बजट है। इट्स नॉट ए गेम चेंजर बजट, और इसमें कोई मिरेकल होने वाला नहीं है, परंतु ये जरूर है क्योंकि हमारी इकोनॉमी बॉयंट है। और 2015 का साल हमारे नक्षत्र जो हैं, मैक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल से लेके, जिसमें पेट्रोल प्राइसेस कम हैं, जिसमें इन्फ्लेशन कम हो गई है, जिसमें मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, तो डोमेस्टिक डिमांड को ड्राइव करेगा यह बजट। और हमारा जो आगे का जीडीपी ग्रोथ है वो डोमेस्टिक मार्केट ड्रिवन ग्रोथ होने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। और उस हिसाब से जो इन्होंने किया अच्छा किया है, इसमें मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। ठीक है, बिजनेस जर्नलिस्ट राजेश रपारिया साहब भी हमारे साथ उनका कमेंट लेंगे, लेकिन पहले चलते हैं हम एसोचैम में, जहां पर हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अजीत श्रीवास्तव के साथ 2 खास मेहमान हैं। अजीत, उनके बजट पर प्रतिक्रिया ले, जानिए कि वो बजट को कितने नंबर दे रहे हैं, और बेहद संक्षेप में। बिल्कुल साहब, तो पहले दीपक जी हम इन्हीं से जानेंगे सबसे पहले कि रहेजा, हाँ बिल्कुल, रहेजा ग्रुप के चेयरमैन है हमारे साथ नवीन रहेजाई। रहेजाई, सबसे बड़ी बात, कितना नंबर देना चाहेंगे आप बजट में, जो बजट पेश हुआ है? फ्रॉम रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव मैं कोई भी नंबर नहीं देना चाहूंगा इसमें। रीजन क्या है? क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा चीज नहीं आया जिससे इंडस्ट्री को कोई चीयर मिले अदर देन रीट। रीट में भी वो मेनली जिनके पास कमर्शियल एसेट्स है लीज आउट करने के लिए, खाली उन्हीं को बेनिफिट होगा। रिप्रेजेंटिंग द एंटायर इंडस्ट्री इन द कंट्री जो है, मेरे ख्याल से अदर देन आपने सर्विस टैक्स को बढ़ा दिया है। रीट में भी वो मेनली जिनके पास कमर्शियल एसेट्स है लीज आउट करने के लिए, खाली उन्हीं को बेनिफिट होगा। रिप्रेजेंटिंग द एंटायर इंडस्ट्री इन द कंट्री जो है, मेरे ख्याल से अदर देन आपने सर्विस टैक्स को बढ़ा दिया है, आपने मार्जिनली एक्साइज को बढ़ा दिया है, तो उससे उल्टा और महंगा रियल एस्टेट सेक्टर बहुत टफ टाइम से निकल रहा था। हम सोच रहे थे कुछ ना कुछ एडवांटेज आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया जिसमें कोई थोड़ी सी भी रियल एस्टेट सेक्टर को हैंड होल्डिंग या ब्रीदर मिला हो। चलिए, हमारे साथ बैंकिंग सेक्टर से भी हैं, ARCL से सीओ हरि मिश्रा जी। सर, आप कितना नंबर देना चाहेंगे जो बजट पेश हुआ है? आई विल गिव 8 out of 10. There was a lot of expectations from this budget, and finance minister had addressed it to a considerable extent. But in banking, why 8 number? 8 नंबर ही क्यों? रीजन क्या है? Because while it makes a roadmap, there are specifics which are missing.
फॉर एग्जाम्पल जो बैंकिंग के बारे में मेरा 2-3 ऑब्जर्वेशन ये है, फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज ए इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट फॉर आरबीआई इन अकॉर्डेंस विथ practice followed in the US Fed and others, because stable development is a key aspect of any micro environment. So this inflation targeting of 6% for RBI, this is a new challenge for RBI, and it will make our financial stability attractive for the foreign investors, number one. But as far as other commercial banking aspects are concerned, there are 3 areas. One, this एक जनधन मोबाइल जो ट्रिनिटी है, दैट वो रूरल इकोनॉमी को काफी बूस्टअप करेगा. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सकता है, लीकेजेस शुड बी चेक्ड, एंड फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द सेटिंग ऑफ ए बैंक्रप्सी रिफॉर्म्स कमिटी in line with chapter 11 of US bankruptcy code. This will go a long way in addressing non-performing assets. However, चलिए, एसोचैम से क्या राय निकलकर सामने आ रही है वो इस वक्त आपने देख ली, और वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद उनकी बहन क्या कह रही हैं वो भी सुन लेते हैं. बजट पेश कर दिया. हमारे साथ अरुण जेटली की बहन है, जो लगातार बजट को ध्यान से सुन रही थी और खासतौर पर आई थी बजट सुनने के लिए. ये बजट कैसा रहा? बहुत कुछ खास जो कि आपने आई से सोचा हो और उसको उन्होंने पूरा किया. अच्छा, 10 में से कितना अंक में? मैं कैसे नहीं, आपको वेरी पार्शियल आई थी, फुल मार्क्स. तो ये साफ तौर पर अरुण जेटली की महंती इनका साफ तौर पर कहना है कि वे अरुण जेटली को फुल मार्क्स देते हैं. क्या नाम है? जना के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली. तो वित्त मंत्री की बहन को आप सुन रहे थे, जो कह रही थी कि मेरा तो बहुत ही बायस्ड रिएक्शन रहने वाला है, इसलिए मैं कोई नंबर नहीं दूंगी. लेकिन इस वक्त मुंबई का रुख कर लेते हैं. मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मनीष, जैसे जैसे वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे थे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, वैसे वैसे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अलग अलग रिएक्शन दे रहा था. शुरू में ऊपर जा रहा था, उसके बाद काफी देर तक रेड मार्क पर नजर आया, लेकिन अब थोड़ा संभलता हुआ स्टॉक एक्सचेंज नजर आ रहा है. देखिए, आर्थिक राजधानी में इस तरह के कार्डियोग्राम जिसे हम कहते हैं, हार्ट बीट्स, उसी तरह जिस तरह से वित्त मंत्री अपनी घोषणाएं कर रहे थे और यहां पर ऊपर नीचे होता रहा था. लेकिन जहां तक बात करें इंडिया न्यूज के इस कैफे में, दीपक भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सवेरे हमारे साथ जो पैनल था, माया नगरी से भी लोग हैं, गृहिणी भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तब उनके चेहरे पर जो ताजगी थी, अब वो ताजगी दिखाई नहीं दे रही. उम्मीदों पर पानी फिरा दिखाई दे रहा है. और जहां तक बात की जाए कि इस सरकार का जो रेल बजट जिस पटरी पर दौड़ता दिखाई दिया, जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी आंकड़ों की बाजीगरी से रेल बजट पेश किया, अब यह कहा जा रहा है कि इसमें भी आंकड़ों की बाजीगरी की गई है. लेकिन चूंकि अरुण जेटली एक वकील है, वो अपनी दलील देंगे. लेकिन मेरे साथ वो तमाम लोग हैं जिनसे पूछेंगे कि आखिर वो कितने आंकड़े और कितने नंबर देते हैं 10 में से. मेरे साथ पूनम झावर हैं, जिनकी बड़ी अपेक्षाएं थी कि सर्विस टैक्स को लेकर बहुत कुछ होगा. पूनम, मेरे हिसाब से ये बजट जो है बहुत ही एवरेज, इनफैक्ट निराशाजनक है. एक मिडिल क्लास के लिए उन्होंने सर्विस टैक्स बढ़ा के जो 14% कर दिया, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो कम होगा. उन्होंने अपनी पोटली में हमारी पोटली से धन खींचने का प्रावधान बनाया है. हम सोच रहे थे कि घर खरीदना, सब्जियां खरीदना, घर को चलाना और सस्ता होगा, वो अब और भी महंगा होगा. मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज उन्होंने महिलाओं के लिए नहीं दी है जिसके लिए हम कहें कि बहुत खुशी की बात है. टैक्स में भी उन्होंने कोई छूट नहीं दी है और मेरे ख्याल से बहुत निराशाजनक है. कितने मार्क्स देंगे आप? 3% दूंगे. हमारे साथ गृहिणी अर्चना शर्मा भी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं. अर्चना, आपको कैसा लगा? सर, पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ जिन्होंने निर्भया कांड में 1000 करोड़ का फंड सैंक्शन किया है, और सुकन्या योजना में जिन्होंने ATC की छूट दी है उसका मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको. लेकिन जैसे सर्विस टैक्स बढ़ा है उससे महंगाई बहुत बढ़ेगी. जैसे अभी हमने बात की थी कि सबको शिक्षा, देश का विकास, अगर पढ़ाई महंगी होगी तो विकास कैसे होगा. तो मेरे हिसाब से इनको सर्विस टैक्स बढ़ाना नहीं चाहिए था. 10 में 5 दूंगी. हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीषा भी हैं. मनीषा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नजर से टैक्सेशन और प्रोविजन को लेकर जो बात हुई है, उसमें आपको ये बजट अरुण जेटली का क्या तरुण बजट दिखाई देता है? GST के लिए उन्होंने जो बोला है दैट इज वेरी गुड. इट इज वेलकम चेंज कि GST विल बी एप्लीकेबल.
एंड बट सैलरी जो लोग हैं उनके लिए बहुत निराशाजनक है, क्योंकि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई नहीं, तो अगर आम आदमी के हाथों में पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो इन्वेस्ट कैसे करेगा? तो ये निराशाजनक है। उन्होंने पेंशन फंड्स लाए हैं, लेकिन जब पैसे ही नहीं रहेंगे, आपने सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, पैसे ही नहीं है, तो फिर वो इन्वेस्ट कैसे करेगा? आप सेविंग्स को इंसेंटिवाइज कैसे करेंगे? तो तान्या, दीपक भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे आमतौर पर जब भी बजट आता है तो कहीं खुशी कहीं गम की बात होती है, लेकिन यहाँ तो गम ही गम दिखाई दे रहा है। हजार ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकलता दिखाई दे रहा है। चलिए मनीष जी, आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त राजेश रपारिया जी हमारे साथ बिजनेस जर्नलिस्ट स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप कैसे देखते हैं इस बजट को और इसका क्या मार्केट पर असर होने वाला है? देखिए, बजट में जो फिगर्स आई हैं बड़ी चौंकाने वाली हैं, और सरकार या जो आर्थिक सर्वे में बात की गई थी फील गुड फैक्टर की, बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो सबको झुटला देता है। फील गुड फैक्टर तो अटल जी की गवर्नमेंट के टाइम था, अब तो सरकार बात ही नहीं करेगी फील गुड फैक्टर की। बहुत विश्वास है, उत्साह है। मैं दो फिगर की चर्चा करूंगा। एक होता है प्लान एक्सपेंडिचर। आप सब लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा, प्लान एक्सपेंडिचर जो 13-14 में था उससे 10,000 करोड़ रुपए कम है। प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जितना आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उस पर किए जाने वाला खर्च। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है जो रखरखाव पे खर्च होता है। केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत कम पैसा बढ़ा है। पूरा बजट ये बताता है कि वित्त मंत्री बहुत दबाव में थे और उसी दबाव के चलते इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई, उनको एक्साइज बढ़ाना पड़ा, उनको सर्विस टैक्स बढ़ाना पड़ा। सही मायना ये है कि जो आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया बताई जा रही थी वो बजट बता रहा है कि बहुत बेकाबू है और उसको सुधारने के लिए हार्ड उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन जो फीलिंग आ रही है, बाजार में कोई उत्साह नहीं है, गृहिणियों में कोई उत्साह नहीं है, ग्रामीण भारत में कोई उत्साह नहीं है। कम से कम जो लंबी लंबी बातें वित्त मंत्री ने पहले हिस्से में की उसको एड्रेस करने के लिए उस बजट में जो एलोकेशन और फंड राइजिंग की गई है वो मिसमैच करता है। इसलिए आने वाले समय में अभी कोई अच्छी चीजें होने वाली हैं या ग्रोथ रेट बहुत बढ़ेगी या डिमांड मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ेगी, इसकी संभावना निकट भविष्य में कम दिख रही है। चलिए, इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुन लेते हैं। करोड़ों रुपए मिले थे उस, और आपको इन्फ्लेशन के वजह से और भी पैसा था, लेकिन आपने वो गरीबों को इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए आपने नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ इलेक्शन सामने रखते, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, उधर इधर जिधर बोलना था वो इसीलिए किए हैं। और एक विजन डॉक्यूमेंट मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि बिहार और पश्चिम बंगाल को का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल को अतिरिक्त मदद देने का ऐलान इस बजट के अंदर किया गया है। प्रदीप सिंह जी, अगर इस बजट से पॉलिटिक्स की बात की जाए, जैसा ये कह रहे हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल को तो अलग से मदद देने का ऐलान किया गया है क्योंकि वहां पर इलेक्शन सामने दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी वहां पर एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, वहां पर अपनी पॉलिटिकल स्पेस भी बना ली है, भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी भी उस ढंग से कर रही है। बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जो उसका लार्जर स्पेस है, जिस नियो मिडिल क्लास पर वो चढ़कर सवार होकर आई और जो माहौल उसने पूरे देश के अंदर बनाया जिसके चलते इन दोनों राज्यों में भी उसका स्पेस बना, क्या उस स्पेस की आकांक्षाओं पर यह बजट खरा उतरता है? दो भागों में उसको बांटकर देख सकते हैं। एक जो नियो मिडिल क्लास से भी नीचे का हिस्सा है, बिल्कुल SC ST और निर्धन गरीब लोग, उनकी समस्याओं को एड्रेस करने की कोशिश हुई है। सोशल सिक्योरिटी की बात हुई है, प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात हुई है, स्वास्थ्य योजना की बात हुई है। तो एक सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क बनाने की बात कही गई है बजट में, तो उनकी समस्या को एड्रेस करने की कोशिश हुई है। इसी तरह से छोटे उद्योगों के लिए, छोटी इकाइयों के लिए SC ST जहां ज्यादा है इन इकाइयों के मालिक, उनको राहत देने की बात हुई है। तो इस दिशा में अगर कहें, इस वर्ग को कहें, तो निश्चित रूप से इस समस्या को एड्रेस करने की पॉलिटिकली कोशिश हुई है। लेकिन नियो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की बात करें तो उसको इस बजट से निश्चित रूप से भारी निराशा होगी। आर्थिक रूप से ये कदम सही माना जा सकता है कि आपको GST लागू करना है 16-17 में, इसलिए सर्विस टैक्स आपको बढ़ाने की मजबूरी थी। लेकिन ये आर्थिक बात जो है वो राजनीतिक उसमें परिणित नहीं होती। राजनीति में जो मैसेज जाएगा वो ये कि आपने महंगाई बढ़ा दी, लोगों की जेब में पैसा कम डाला, निकाला ज्यादा, तो उसका असर निश्चित रूप से अब ये सरकार को समझाना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है कि उसने ऐसा क्यों किया।
मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि पहला बजट जब उन्होंने पेश किया था तब उन्होंने कहा था कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इस समय मैं बहुत करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। तो अगले साल जब मैं बजट लेकर आऊंगा तब इससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो जहां तक मिडिल क्लास का सवाल है, उसके लिए ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। जितना पिछली बार किया था जब उनके हाथ बंधे हुए थे, उससे भी कम हुआ है इस बार। तो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश हुई है। जिस तरह से 70,000 करोड़ रुपए रोड्स के लिए रखे गए हैं, उसका निश्चित फायदा होगा। और वो रेल के लिए भी जल्दी दिखाए, रोड और रेल दोनों के लिए, रेल के लिए भी अलग से की। तो ये सरकार की ओर से जो इन्वेस्टमेंट की पहल हुई है सरकारी पैसे से, उसका असर दिखाई देगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसका रोजगार पर असर दिखाई देगा। क्या जो न्यू मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, वो सेक्शन जो सबसे ज्यादा मुखर है, जो ट्विटर, फेसबुक, स्मार्टफोन पे है, चाहे हम गांव की बात करें चाहे हम शहरों की बात करें, क्योंकि मोबाइल लिटरेसी की बात कर रहा हूं मैं, कंप्यूटर लिटरेसी की कम, मोबाइल लिटरेसी गांव गांव तक पेनिट्रेट कर गई है। हाँ, फिगर्स देते हैं मोबाइल कंपनी वाले कि 90 करोड़ मोबाइल इस वक्त लोगों के हाथों में पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा फिगर है। क्या उनको एड्रेस किया गया है इस बजट में? ये निश्चित रूप से वो जो वर्ग है, जो शहरी मध्यम वर्ग है और जो मोबाइल लिटरेसी वाला वर्ग है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके लिए इस बजट में वाकई जो उसका ध्यान कहाँ होता है? उसका ध्यान होता है इनकम टैक्स के स्लैब पर, उसका ध्यान होता है सर्विस टैक्स की क्या स्थिति है, उसका ध्यान होता है इस बजट से महंगाई कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी। तो मुझे लगता है इन तीनों मामलों में उसको बहुत इस बजट से नहीं मिला है। लेकिन चुनाव की दृष्टि से बिहार और बंगाल की जो आपने बात की, देखिए एम्स जैसा संस्थान बनाने की बात बिहार में की गई, इसके अलावा जो है बिहार और बंगाल को विशेष सहायता देने की बात भी कही है। और कहीं न कहीं जिस वर्ग की बात प्रदीप जी ने भी कही कि वो जो निचला तबका है, SC, ST, OBC जो और लघु उद्योग वाला, वो बिहार के चुनाव में उसका बड़ा प्रभाव है। और जो भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है, उसको लगता है कि मिडिल क्लास तो हमारा वोट बैंक है ही, वो हमसे थोड़ा नाराज होगा, हम फिर मना लेंगे, क्योंकि उसको तरीका उसको आता है अपने मिडिल क्लास को मनाने का। लेकिन जो वर्ग हमसे दूर है, छिटका हुआ है और जो सामाजिक न्याय की ताकतों के पास है, उसको अपने फोल्ड में लाना है। इसलिए जब वो सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जब वो दलित आदिवासियों और उनके लिए पैसे का एलोकेशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं नजर उधर भी है। और लेकिन जैसा कि अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि गेम चेंजर बजट नहीं है, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक गेम चेंजर बजट आएगा, वो बजट नहीं है। निश्चित रूप से ये एक वित्त मंत्री का नहीं, एक वकील का बजट है, जो मुझे लगता है। वकील का बजट, ये अच्छी टर्म है। लेकिन उससे पहले चलते हैं हम प्रतिभा के पास। दिल्ली का एक मिडिल क्लास परिवार इस बजट के, चलिए प्रतिभा के पास चलेंगे दीपक जी, लेकिन कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, जब वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत की तो शुरुआत एक शेर के साथ कही, और शेर ये कुछ ऐसा था कि इसमें था कुछ तो गुल खिलाए हैं अभी कुछ खिलाने हैं, पर बाग में अभी कांटे कुछ पुराने हैं। इशारा आपकी तरफ था। आपने कांटे ही कांटे बोए हैं? नहीं, उनके इशारे, हमने इतने कांटे बोए हैं कि जो प्राइस ऑयल प्राइस डीरेगुलेशन हुआ है और प्राइसेस गिरे हैं और सरकार को उसका फायदा उठ रहा है, वो कांटे शायद उनको चुभ रहे होंगे। इनके ऑयल प्राइसेस कम होने के बावजूद, कोल ऑक्शंस में पैसे आने के बावजूद, हम देख रहे हैं कि ना ही आम आदमी को किसी तरीके से रिलीफ मिली हुई हो, कि आपने टैक्स उनका स्लैब चेंज नहीं किया, आपने उनके सर्विस टैक्सेस बढ़ा दिए, एजुकेशन स्पेंड नेग्लिजिबल है, हेल्थ स्पेंड के लिए कुछ नहीं किया है। तो मैं पूछना चाहूंगी, अगर ये सिर्फ कांग्रेस बोल रहा होता कि ये डिसअपॉइंटिंग बजट है तो मैं मानती, पर यहाँ पे आपके सारे पैनलिस्ट यही कह रहे हैं कि काफी डिसअपॉइंटिंग बजट रहा है। चलिए, और किस तरीके से गेम चेंजर, रिफॉर्मेटरी, ट्रांसफॉर्मेशनल बजट रहा। चलिए, बजट के भाषण की शुरुआत में ही जब वित्त मंत्री ने कह दिया कि कांटे कुछ पुराने हैं, तो फिर उसके आगे लेकिन प्रियंका, एक सवाल आपसे, क्या 5 साल में गुलाब का फूल खिलेगा इन कांटों में? ट्रांसफॉर्मेशनल बजट रहा। चलिए, बजट के भाषण की शुरुआत में ही जब वित्त मंत्री ने कह दिया कि कांटे कुछ पुराने हैं, तो फिर उसके आगे लेकिन प्रियंका, एक सवाल आपसे, क्या 5 साल में गुलाब का फूल खिलेगा इन कांटों में? नहीं, देखिए, अगर उनको सब चीज ही कांटा दिखती हो, जहां मैंने शुरू में ही कहा कि अगर जो ऑयल से इनको पैसा बचत हो रही है वो उनको कांटा लगता हो, तो इस सरकार में बिल्कुल क्षमता नहीं है कि कांटे में गुलाब बोए, नहीं हो पाएगा इनसे। चलिए, प्रतिभा के पास जी। कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता, ये एक बड़ा पुराना मुगल आजम फिल्म का डायलॉग है।
तो अगर कांटे हैं तो कांटों को भी कैसे आप फूल में बदल लें, ये आपकी कला होनी चाहिए। चलिए, बड़ा सा पैनल हमारा अपनी राय व्यक्त कर रहा है कि इस बजट से अगर वो सिर्फ कांटों पे ध्यान देंगे तो कभी गुलाब नहीं फूल खिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। चलिए, लेकिन आम जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए हमारी संवाददाता प्रतिभा इस वक्त एक परिवार के पास मौजूद है, एक घर में मौजूद है। प्रतिभा, सीधे आपके पास आ रहे हैं, वहां पर जानना चाहेंगे कि दिल्ली में आम लोग क्या कह रहे हैं। जिस परिवार के साथ आप इस वक्त मौजूद हैं, उनकी क्या राय है इस बजट के बारे में? जी बिल्कुल तान्या, एक चीज तो साफ हो चुकी है कि अरुण जेटली की जो पोटली है उससे महंगाई डायन रिटर्न हो चुकी है। हमारे साथ एक परिवार जुड़ा है, इनसे बात करते हैं। कैसा लगा आपको अरुण जेटली का ये बजट? बहुत ही निराशाजनक बजट है। 9 महीने से जिस बजट की इंतजार हो रही थी कि एक बजट आएगा आम आदमी को रिलीफ देगा, ये आम आदमी के लिए का बजट नहीं है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मुझे नहीं लगता इससे कोई अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने सर्विस टैक्स ही बढ़ा दिया तो आपने तो सभी चीजों पे रेट पहले ही बढ़ा दिए। इनकम टैक्स में कोई रिबेट नहीं दी गई है, हाउसिंग सेक्टर के लोन पे कोई रिबेट नहीं है, तो आम आदमी के अच्छे दिन कैसे आएंगे? मुझे तो बड़ा डर है कि मुझे नहीं लगता आम आदमी के कोई इस बजट से अच्छे दिन आने वाले हैं। महंगाई बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ जाएगा, सब चीजों के में सर्विस टैक्स के रेट बढ़ाने से सभी चीजों में फर्क आएगा। तो आम आदमी के लिए कहीं से कहीं तक भी ये बजट नहीं है। जी बिल्कुल, एक गृहिणी भी मौजूद है। ये बताइए, अब खाने पीने की चीजें भी महंगी हो चुकी हैं और अब कितना असर पड़ेगा आपके किचन पर? मेरी किचन पे तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही ये बहुत महंगी थी मेरी किचन। अब क्योंकि सर्विस टैक्स बढ़ने से दाल है, मसाले हैं, गैस है, सभी पर भी में असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पे निराशा देखी जा सकती है। अच्छा, ये बताइए कि 10 में से कितने नंबर देंगी आप इस बजट को? इस बजट को मैं कम से कम 5 नंबर दूंगी, क्योंकि जब हम आप कहते हैं कि भारत बदलेगा, भारत की अधिकांश जो जनता है वो गांवों में निवास करती है और गांवों के विकास के लिए उन्होंने बहुत अच्छे सराहनीय कदम उठाए हैं। जैसे बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, एजुकेशन की है, मनरेगा के। तो मैं तो समझती हूँ कि क्योंकि अधिकांश जनता हमारी ग्रामों में निवास करती है और अगर हमारे ग्रामों का विकास होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे भारत। चलिए प्रतिभा, आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त मायावती क्या बोल रही हैं, उन्हें सुन लेते हैं। प्रैक्टिकल बजट नजर नहीं आता है और जो भी कुछ इसमें छूट दी गई है तो वो ज्यादातर देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति है, धन्ना सेठ है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको फायदा पहुंचाने के हिसाब से छूट दी गई है। तो ये जो देश की जो गरीब आम जनता है उसके हिसाब से नहीं है। ये अच्छे दिन दिखाने वाला गरीब आम जनता के हित में बजट नहीं है, ये प्रैक्टिकल बजट नहीं है। प्रैक्टिकल बजट नहीं है, ये मायावती कह रही है। दीपक जी, बिल्कुल, मायावती को ऐसा लगता है और वो जानती हैं सत्ता पक्ष में जब वो रहती हैं तो कुछ कमोबेश इसी तरह का बजट वो भी पेश करती हैं, लेकिन जब विपक्ष में होती हैं तो उनकी 2-3 लाइनें पेटेंट होती हैं कि ये बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों को फेवर करने वाला बजट है। लेकिन यहाँ पर तानिया, डिस्कशन को आगे ले जाते हुए, इसके पॉलिटिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक नई तरह की पहल की हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई पहल की थी, उसमें उसको आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से अरुण जेटली ने पहल की है कि अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नई मंजिल योजना शुरू की और 3,738 करोड़ रुपए दिए हैं। ये किसके लिए संकेत है? ये निश्चित रूप से एक माइनॉरिटी को, जो पिछले दिनों घर वापसी और इस तरह की बातें हुई, उसके बाद एक संदेश देने की कोशिश है कि हमने जो नारा दिया था चुनाव के समय, सबका साथ सबका विकास, उस पर अब भी चलने को तैयार है। तो ये एक बड़ा वर्ग है जो अर्ध शिक्षित है, युवाओं का, खासतौर से मुस्लिम युवाओं का, उसमें ये निश्चित रूप से अच्छे मैसेज के रूप में जाएगा। वो वोट में तब्दील होगा कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से इस प्रयास की जो है सराहना होगी। इसी तरह से जो 2-3 और योजनाओं की घोषणा हुई है, इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 12 रुपए के प्रीमियम पर आपको 2 लाख का कवर, इसी तरह से अटल पेंशन योजना, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो ये योजनाएं ज्यादा लगता है कि टारगेट किया गया है रूरल मासेस को, जहां बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। बिहार और बंगाल के चुनाव को अगर आप ध्यान में रखिए तो वहां भी इसी
समुदाय का, इसी वर्ग का वोटर सबसे ज्यादा है। नहीं, मेरे ख्याल से वो इसलिए भी, प्रदीप सिंह जी आप शायद मुझसे एग्री करें, क्योंकि बड़ा हो रहा था कि जनधन के खाते योजना के साथ सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए डल जाएगा। ये बड़ा प्रचार हुआ और ये बड़ा दुष्प्रचार हुआ कि आप खाता खोलो और 1 लाख रुपए सरकार दे देगी। सब लोग खाता खुलवा के इंतजार कर रहे थे कि पैसा आएगा, 1 लाख रुपए आएगा और खूब प्रचार हुआ। खुलवाए, बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पहले खाते थे, लेकिन उन्होंने खुलवाया कि इसमें जो है पैसा आएगा। लेकिन पैसा तो जाना शुरू, देखिए एक फायदा तो होगा, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो रही है उसका निश्चित रूप से लाभ होगा जब सीधे पैसा जाना शुरू होगा, और सरकार की कोशिश है कि बिहार के चुनाव से पहले ये लागू हो जाए, तो उसका लाभ निश्चित रूप से होगा। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि वित्त मंत्री उम्मीदों के पहाड़ के नीचे दब गए हैं। उनका जो बजट है, उम्मीदें इतनी ज्यादा थी कि जो उन्होंने परोसा है वो बहुत कम लग रहा है। जब आप उम्मीद बढ़ा देते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। राजेश अपरिया जी, अगर हम इसके इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो आपको लगता है कि रूरल इंडिया को क्या मिला है और क्या नहीं मिला है? देखिए, ईमानदारी की बात करें तो रूरल इंडिया में नाम बड़ी योजनाएं हैं, वो पुरानी भी हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है एलोकेशन क्या है और एलोकेशन टू द जीडीपी क्या है। तो मैंने जो अभी मोटा मोटी चीज देखी है, मैं उससे निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ग्रामीण भारत का मामला या शहरी भारत का मामला हो, खर्च के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, वहां कुछ नहीं बढ़ा। ग्रामीण भारत को जितने बड़े लक्ष्य दिए हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपको 6 करोड़ मकान बनाने हैं गांवों में, 2 करोड़ बनाने हैं शहरों में, लेकिन उसके लिए फंड ही नहीं दिया। 4 गांवों में 6 करोड़, उसके लिए कोई फंड का आयोजन मुझे प्राइमा फेसी तौर पे इस बजट में नहीं दिखाई देता है। साल बहुत कम रह गए हैं। इसी प्रकार जो शौचालय के लिए 6 करोड़ की योजना है वो भी मुझे पूरी होती ही नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि फंड ही नहीं है। फंड ही नहीं देंगे तो आप कैसे करेंगे? और ग्रामीण भारत का आज सबसे बड़ा संकट ये है कि वहां मांग घट रही है, वहां की आय घट रही है, और भारत को बचाने में पिछले 6 साल में जिनका योगदान था वो ग्रामीण भारत की मांग थी, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रेट बनी रही। ये बहुत बड़ा खतरा इकोनॉमी के लिए पैदा हो रहा है, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। यहां पर मैं केडिया साहब के पास आऊं टैक्स से पहले, उसके बाद सर आपसे जानना चाहूंगा, और मेरा सवाल ये है यहां पर कि 2022 तक गरीबी हटाने का नारा दिया है कि गरीबी जो है हटा दी जाएगी। शब्द अलग है क्योंकि गरीबी हटाओ जो है वो इंदिरा गांधी का नारा था, जो ये नारा 1971 में जब इंदिरा गांधी ने लगाया था। वो कहते हैं मुझे हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। ये कहानी तब से चल रही है, पर वास्तविकता ये है कि गरीबी हटाने का जो असली कार्यक्रम है वो 1991 के बजट से शुरू हुआ, और 91 से लेकर और आज तक जो पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ है, ये आपको गरीब देश से मध्यम वर्गीय देश में ले गया है। एक दूसरा, मिडिल क्लास आपकी कई गुना बढ़ गई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि बजट किसी तरह का हो, जो फंडामेंटल्स हैं हमारी इकोनॉमी के, लार्ज एंड ग्रोइंग मिडिल क्लास, डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड हमारा ड्रिवन इकोनॉमी होने वाली है, और इसमें इतनी जगह है कि हमारा जो ग्रोथ है वो अभी चलेगा आगे। ये जो कुछ चीज नहीं आई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जरा सा जो डिमांड में इजाफा हुआ, नए जॉब्स अगर क्रिएट हुए या जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके और एक्सपेंडिचर बढ़ानी शुरू करी, उसका असर पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि जो स्थिति अमेरिका की इकोनॉमी की थी ग्रेट डिप्रेशन के बाद, कि उनकी मिडिल क्लास बढ़ी और उसके कारण से एकदम पॉवर्टी से वो प्रॉस्पेरिटी में 20 साल में पहुंच गए। जब तक द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ, अमेरिका एक प्रॉस्परस कंट्री बन चुका था। मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान 2015 का हिंदुस्तान तो उस समय के अमेरिका के मुकाबले में आज है कि ये मौका है प्रॉस्पेरिटी को देश में बांटने का। और इसमें मुझे जैसा भी बजट हो, कोई 2.5 नंबर दे रहे हैं, कोई 3 दे रहे हैं, कोई 5 दे रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी ग्रोथ है इसको आगे बढ़ाने वाला बजट है। हाँ, कोई चमत्कारिक चीज इसमें नहीं है, हाउस कीपिंग के सारे हिसाब किताब हैं, उसके हिसाब से ये सही है, और इस हिसाब से हमारी इकोनॉमी आगे चल सकती है, मैं ऐसा मानता हूं। चलिए, इस वक्त ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इंडिया न्यूज पर वित्त मंत्री का जो भाषण है उसे लाइव हिंदी में उन्होंने हमारे लिए ट्रांसलेट किया, हमारे दर्शकों के लिए ट्रांसलेट किया है। चितरंजन जी, आपने पूरा भाषण सुना, उसको हमारे लिए ट्रांसलेट भी किया हिंदी में लाइव। आपको कैसा लगा वित्त मंत्री का ये बजट? तानिया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि देश की अर्थव्यवस्था न केवल उभर रही है
बल्कि उभर कर ऊपर आ रही है। और काले धन, जो कि काला धन हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैंसर समान है, और यदि उसको न रोका गया तो पूरा शरीर यानी आर्थिक शरीर कैंसर से पीड़ित रहेगा। तो इस दिशा में बहुत अच्छा कदम लिया। जहां तक लोग कहते हैं कि भाई सब चीजें महंगी होंगी, तो भाइयों और बहनों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें हर चीज का मूल्य चुकाना पड़ता है। आपकी आय बढ़ी है, जो नौकरी पेशा है उनका वेतन बढ़ा है, जो सेवानिवृत्त है उनकी पेंशन बढ़ी है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा पैसा अपनी जेब से निकालकर अर्थव्यवस्था में डाल रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। उसी टैक्स से तो देश की सुरक्षा होगी। बिल्कुल, उसी पैसे से तो देश की सुरक्षा होगी। अच्छे थॉट्स हैं ब्रिगेडियर सावंत आपके, लेकिन मैं ये बात सीधे शाइना एनसी से पूछना चाहूंगा। शाइना, क्या इस बजट से अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन आएंगे तो कैसे? अच्छे दिन आ गए हैं दीपक जी। आपको पता है बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिससे ना सिर्फ जीडीपी बढ़ती है, लेकिन जब जीडीपी बढ़ती है पूरा इकोनॉमी बदलता है। आपको पता है कि पिछले 10 वर्ष में बेरोजगारी को लेके ये समस्या का हल कहीं नहीं किया। पॉपुलिस्ट मेजर्स जरूर लिए गए, जहां एक तरफ मनरेगा हो या फिर दूसरे तरफ फ्रीबी सब्सिडी सॉप्स, लेकिन हमारे सरकार और अरुण जेटली जी ने क्या किया है, उन्होंने इतने सारे प्रावधान दिए हैं जहां लोग आत्मनिर्भर हो, और वो आत्मनिर्भर होने के साथ साथ उनका खर्च भी ज्यादा होता है। और इकोनॉमी में जो बढ़ोतरी हमने देखी है, ये मैं मानती हूँ कि सबसे पहला एक प्रतीक है अच्छे दिनों का। रही बात कि क्या सीनियर सिटीजन्स की समस्या जितने भी हैं, पेंशन प्लान्स हैं, उसको भी हाईलाइट किया गया है। दूसरी तरफ जीएसटी की बात जो पाइपलाइन में थी लगातार, वो 2016 से इम्प्लीमेंट होगा। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 25% हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्रावधान जिससे जब आपका हेल्थ इश्यूज हो, स्वास्थ्य को लेके जितने सारे प्रोविजंस, पुअर से पुअर, रिच से रिच तक, किस ढंग से हम देखें कि ये जितने भी फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट के तरफ से हम दें। मैं मानती हूं कि ऑल इन ऑल इट्स एन इंक्लूसिव बजट। स्वाभाविक रूप से लोग चाहेंगे कुछ चमत्कार, लेकिन पहले साल में चमत्कार न देखते हुए ये देखिए कि हर एक वर्ग को किस तरह हमने टोटली इनकैप्सुलेट किया है इस बजट में। और मैं मानती हूं कि ये तो शुरुआत है। आप अगले 5 साल में देखिए जो काम बीजेपी और एनडीए की सरकार कर पाएगी, उससे पता चलेगा कि पिलफरेज भी ना हो और सही मायने में गरीब से गरीब को इसकी बेनिफिट मिले। लेकिन शाइना जी, सब कह रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स तो घटा दिया, लेकिन इनकम टैक्स के स्लैब नहीं घटाए, सर्विस टैक्स पीछे से लगाकर महंगाई की बैकडोर एंट्री करा दिया। लेकिन देखिए, जो आप चाहते हैं कि गरीब के ऊपर लोड ना हो और कहीं से कहीं टैक्सेस की आवश्यकता है, तो जो जैसे सोच लीजिए दीपक जी कि टबैको के ऊपर जो टैक्सेस है, या फिर जो प्रोडक्ट्स है जो सबसे अमीर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर सर्विस जरूर वो ज्यादा भर सकते हैं, टैक्सेस भर सकते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी उस हिसाब से है। जहां तक सवाल ये है कि क्या गरीब को फायदा हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जनधन योजना के निमित्त हमने देखा है कि हर एक के बैंक में बचत हो, और एक्चुअल टर्म्स में आप देखो तो इनकम टैक्स का स्लैब भी जो है वो भी बढ़ चुका है। लेकिन शाइना जी, जब सर्विस टैक्स बढ़ेगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। आम आदमी तो ये कह रहा है कि हमें आपने एग्जेम्पशन ज्यादा नहीं दी, आपने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन सर्विस टैक्स बढ़ाकर हर चीज हमारे लिए महंगी कर दी है। हम बाहर जाएं, हमें पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, खाने पीने पर, घूमने पर, पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये कह रहा है कि हमें आपने एग्जेम्पशन ज्यादा नहीं दी, आपने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन सर्विस टैक्स
बढ़ाकर हर चीज हमारे लिए महंगी कर दी है। हम बाहर जाएं, हमें पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, खाने पीने पर, घूमने पर, पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यात्रा मोबाइल पे बात करने हर चीज, आपके बिल्स महंगे हो जाएंगे, हर चीज का बिल महंगा हो जाएगा। तो सर्विस टैक्स से तो हर इंसान को इसका फर्क पड़ेगा ही, बहुत बड़ा बोझ है ये। देखिए, मैं मानती हूं कि बहुत सारे रिएक्शंस मिले हैं, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि जो व्यक्ति पहले खर्च नहीं कर पाता था, आज उनकी आमदनी बढ़ेगी और वो खर्च कर सकेगा। ये बहुत ही बड़ा एक परिवर्तन है। और जब हम बात करते हैं अच्छे दिन का या फिर एक मोमेंटम, तो वो मोमेंटम बढ़ता है जब जीडीपी बढ़ता है, जब लोगों को बेरोजगारी की। ठीक है, प्रियंका जी सवाल पूछिए। प्रियंका जी बोलिए। मैं बस यहाँ पे 2-3 चीजें मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, शाइना जी क्या कह रही हैं, उनसे 2-3 सवाल हैं मेरे। सबसे पहले अगर हम सरकार को देखेंगे तो 3 तरीके से उनका जो ट्रेजरी है भरी है। एक कोल ऑक्शंस करके, दूसरा आपने डाइवेस्टमेंट किए उसको लेकर, तीसरा ऑयल प्राइसेस गिरने से आपको फायदे उठे हैं। आप पैसा अगर चाहते तो उसको बेटर यूटिलाइजेशन हो चुका होता। आपने महिलाओं के लिए 1000 करोड़ निर्भया फंड बढ़ाया, पर दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आ रही है कि पीएमओ ने कहा है कि जो बजट है उसको कम किया जाए। पहले हर डिस्ट्रिक्ट में वो होने वाले थे, रेप क्राइसिस सेंटर्स बनने वाले थे, अब बढ़ाकर सिर्फ एक स्टेट में, पर स्टेट में होगा। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सर्विस टैक्स इंक्रीज कर आप कैसे आदमी के, जनता के हाथ पे पैसा दे रहे हैं कि वो जाकर और इन्वेस्ट कर सके। आप बोल रही हैं कि इन्वेस्टमेंट का जरिया बना है, उनकी इनकम बढ़ी है। किस तरीके से इनकम बढ़ी है? हमने सर्विस टैक्स बढ़ाया, इनकम टैक्स रेट्स अनचेंज रखे हैं। रेपो कट भी आरबीआई ने किया। शाइना जी सवाल आपसे था। आरबीआई ने भी इस सरकार के काम करने के तरीके पे चलिए शाइना जी, इस वक्त शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। विनोद जी बोलिए। सर्विस टैक्स जब चिदम्बरम के बजट में अवैध बढ़ा, पिछली बार भी बढ़ा था, जब चिदम्बरम ने बजट दिया था तो भारतीय जनता पार्टी ने यही कहते हुए बहुत आलोचना की थी कि इससे महंगाई बढ़ेगी, और आज वही चीज रिपीट हुई है, नंबर 1। और दूसरा जो शाइना जी ने भी कहा कि जब लोगों की आमदनी बढ़ी है तो पैसा देने की आदत भी है, सावंत साहब ने भी कहा, यही तर्क कमलनाथ जी ने दिया था जब महंगाई बढ़ी थी खाद्य पदार्थों की। साहब लोगों के पास पैसे आ गए हैं तो अब खाने पे खर्च कर रहे हैं। तो सरकारों का ये तर्क बड़ा अजीब लगता है कई बार कि आप महंगाई बढ़ाएं और कहें कि पैसे आ गए हैं। सब मतलब ये तर्क जो है थोड़ा सा, ये जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपके तर्क दूसरे होते हैं, और जब आप सरकार में होते हैं आपके तर्क दूसरे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए गोपाल केडिया जी भी बदल जाते हैं ना सर, सत्ता का चरित्र ही ऐसा होता है, आर्गुमेंट उलट जाते हैं। चलिए गोपाल केडिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। गोपाल जी, कुल मिलाकर हिपोक्रेसी है भारतीय जनता पार्टी की। मैडम कमलनाथ जी भी तो यही कहते थे, बता दीजिए कि लोगों की खाने इंड्यूस कर सकते थे पर इंड्यूस नहीं किया है। आई एम सॉरी, एक सेकेंड, बहुत बड़ा डिफरेंस है। डाइवेस्टमेंट देखिए किस तरीके से हुआ है, ऑयल प्राइसेस किस तरीके से घटे हैं। बहुत सारे इंड्यूसमेंट्स हो सकते थे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बिल्कुल वो स्पेस नहीं छोड़ी है आम आदमी के लिए कि वो पैसा अपना बचाए या इन्वेस्ट कर पाए। आपने आम आदमी को बिल्कुल, मैं कहूंगी, चूस लिया है। जो पैसा उसके हाथ में आता है वो सब या तो टैक्सेस में जाएगा या अपने बच्चों को पढ़ाने में जाएगा या घर चलाने में जाएगा। कहाँ आम आदमी के लिए कुछ बचा? अरे 10 साल आप सत्ता में थे, आप कुछ दे देते। 10 साल आप सत्ता में थे, आप कुछ दे देते प्रियंका जी। 10 साल देखिए, 10 साल की जो हमने खामियाजा भुगता है, हम हार चुके हैं। आप अब बताइए, बीजेपी जो वादे कर आई थी वो वादे कहाँ है? तो बीजेपी कह रही ना 5 साल में निभाएंगे। पहले साल में तो गेम चेंजर ट्रांसफॉर्मेशन बजट आने वाला था, क्या हुआ उसका? एफडीआई इंड्यूसमेंट इन्वेस्ट, मुझे आप बताइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन्होंने कहाँ ध्यान दिया है? रियल एस्टेट में क्या ध्यान दिया है कि आम आदमी घर खरीद सके, उसको क्या लेकर किया है? आप जो बात करते थे, जिन जिन चीजों पे आप कांग्रेस को दोष देते थे, आपने उसको चेंज करने के लिए क्या क्या काम किए? नहीं, आप ये बताइए ना, 10 साल में आपने क्या किया? देखिए 10 साल में मैंने बता दिया है। 10 साल में आज अगर उनकी आमदनी बढ़ाई है, आज अगर उनके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए हैं, आमदनी बढ़ाई है, जीएसटी का हमने सामने से रखा था कि जीएसटी वाइडर टैक्स स्कोप होना चाहिए, वो आज उसका फायदा वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने किए हैं आम आदमी के लिए।
अब बीजेपी क्योंकि सत्ता में है, उनको समझ में आ रहा है कि क्या क्या दिक्कतें होती है बैलेंस करने के लिए, कि इन्वेस्टमेंट भी आते रहे और आम आदमी का भी साथ हम निभाते रहे। उनके पास जो एनवायरमेंट था बहुत फेवरेबल था बीजेपी के पास, वो चाहते तो आम आदमी के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस किया कॉर्पोरेट्स के लिए, आम आदमी के लिए भी कुछ कर सकते थे। चलिए ताने चलते हैं सीधे फिक्की में। बिल्कुल, फिक्की के एक्स प्रेसिडेंट सिद्धार्थ बिरला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, कुल मिलाकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस बजट पर लेना चाहेंगे। आपको ये बजट कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि भारत की इकोनॉमी के लिहाज से क्या फ्यूचरिस्टिक बजट है या फिर नहीं है, और कितने लोगों को खुश कर पाए होंगे वित्त मंत्री और कौन खुश नहीं हुआ होगा? देखिए, सबको तो खुश रखना हमेशा मुश्किल रहता है, पर हमारी व्यू ये है कि प्रैक्टिकल बजट है, बहुत प्रैक्टिकल बजट था और काफी ब्रॉड स्प्रेड रखा है इन्होंने और हर एरिया को टच करने की चेष्टा करी। आप और हम हमेशा आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसको क्यों नहीं टच किया और इसको किया, पर मोटी मोटी बातों पर आते हैं। जो बड़ा सिग्नल है कि ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखेंगे और फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन्होंने कंसोलिडेशन थोड़ा सा रिलैक्स किया है, पर उसमें रेवेन्यू का खर्चा कम करना चाहते हैं और कैपिटल का स्पेंडिंग ज्यादा करना चाहते हैं, और इन्होंने एक 3 साल का एक टारगेट वापस दिया है कि अनचेंज रखेंगे कि 3 साल बाद 3% पे आ जाएंगे। तो इन्होंने जो पैसों को केयरफुली यूज करने का जो सिग्नल दिया है वो बहुत स्ट्रांग है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग जो मान रहे थे कि इनके पास डायरेक्ट टैक्सेशन में या टैक्सेशन एरिया में कुछ छूट देने की इनके पास स्पेस नहीं है। जो एक जरूरी जगह थी जहां इन्वर्टेड टैक्सेस से बहुत हर्ट हो रही थी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, उसको टच करने की दरकार थी। वो अभी हमें डिटेल पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा कि उसको कितना एड्रेस किया है, पर उसके बावजूद भी इन्होंने जहां भी इंडिविजुअल्स को चाहे उसको इन्वेस्टमेंट से लिंक करके, सेविंग से लिंक करके, इन्होंने कुछ मिडिल क्लास को और लोअर इनकम को छूट देने की चेष्टा करी है। और थर्डली, इन्होंने जो पोरर सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी में, उसके लिए जो सेफ्टी नेट्स बनाए हैं इंश्योरेंस के तौर पे और लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे और पेंशन के तौर पे, ये भी बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल बजट है? जी बोलिए। जी हाँ जी, और चौथा एक आपके प्रोग्राम में मैं अभी सुन रहा था, जैसे कॉर्पोरेट बजट को कम करने की बात कही गई है। देखिए, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि मैं एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन को कम करूंगा और एक तरफ एग्जेम्पशन हटाऊंगा, और उन्होंने कहा है कि ये 30 से 25 पे लाया जाएगा 4 वर्षों में। जी, पर अगर आप रियल, और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि आज रियल टैक्स पे हो रही है 23%, इसका मतलब मोर और लेस उन्होंने टैक्सेशन बर्डन को अनचेंज छोड़ा है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने का सिग्नल दिया है। चलिए ठीक है, और इस बजट के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। भारत में गरीबी, बेरोजगारी को दूर करने की चर्चा तो बराबर होती रही है और साथ ही साथ भारत को एक आधुनिक भारत बनाने की चर्चा बराबर की जाती रही है, लेकिन भारत को एक आधुनिक भारत बनाने की दिशा में, गरीबी और बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने की दिशा में जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे, इसके पहले कभी नहीं हुआ। और मैं कह सकता हूं कि यह बजट जो आज प्रस्तुत हुआ है यहाँ पर, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है, और आधुनिक भारत के निर्माण में एक यह बहुत ही सकारात्मक और सार्थक पहल है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ रोड मैप कोई नहीं है, बजट में विपक्ष कह रहा है रोड मैप नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट कहने की प्रो कॉर्पोरेट है, प्रो फार्मर नहीं है। मैं समझ, ये प्रो फार्मर है, प्रो पुअर है, प्रो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये बजट इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। लेकिन सर महंगाई बढ़ाने वाली है, सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया है, एक सर्विस टैक्स, लेकिन कई जगह तो छूट भी तो मिली है। आप सोचो, बीएम सिंह साहब, प्रो फार्मर है ये बजट कह रहे हैं राजनाथ सिंह। इसमें ऐसा है, एक फैशन बन गया है आज, एक लिटरली फैशन बन गया है। जब आपका इलेक्शन आता है, मैनिफेस्टो के अंदर फार्मर की बात होगी, उसके बाद जो कुछ होता है फार्मर की बात होती है, और इतिहास बता रहा है कि फार्मर इतना नालायक हो गया है कि आत्महत्या पे आत्महत्या कर रहा है। ये आपको देखना है। और इनकी अगर बात लें, जहां हाउसिंग की बात करते हैं, ये रूरल हाउसिंग की बात करें, अर्बन हाउसिंग की बात करें, 6 करोड़ घर की बात कर रहे हैं, और बजट क्या है, 22,000 करोड़ रुपया। भाई अगर 4 साल में ले लो 1 लाख करोड़ रुपया, मतलब ये हुआ कि एक एक घर
मुश्किल से 10-10 हजार रुपए का बनेगा। ये केवल जो है जैसे उसका राजेश ने कहा था, देखिए ये जो घर की बात हो रही है 2022 तक के लिए बात हो रही है, एक बात। दूसरा ये नहीं कहा जा रहा 4 साल बोला था, नहीं 2022 तक, 2022 तक, नहीं 2022 तो ने कहा टोटल 10 करोड़ जो बनेंगे, अभी जो इनका है नहीं 2 करोड़ और 4 करोड़ 2022 तक। और उसमें भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो बजटरी एलोकेशन इस साल है वही रहेगा 4 साल तक, बढ़ेगा नहीं। वो तो जैसे जैसे पहली चीज तो आप देखिए ना, आपका एलोकेशन कहां से आ रहा है। टोटल आपका एलोकेशन है 17 लाख करोड़, 50% कहां गया, 50% गया किसानों के नाम पे 8.5 लाख करोड़ गया आपको ऋण देने के लिए। और क्यों दे रहे हैं किसानों को ऋण? किसानों के ऊपर एहसान नहीं कर रही है। क्यों दे रहे हैं? ये किसानों का कोलैटरल होता है। अगर हम 5 लाख का ट्रैक्टर लेते हैं तो 50 लाख की जमीन रखते हैं, सिक्योरिटी मिलती है। ये आज केवल बेवकूफ बनाया जा, देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो आज आप 8.5 लाख दे रहे हैं, आप क्यों नहीं देते उस लड़के को जो बीए पास किया हुआ है, बीकॉम पास किया हुआ है, आईआईटी से जो निकला हुआ है, उसके पास कोलैटरल नहीं है। किसानों को कोलैटरल के चक्कर के अंदर जो है आधा पैसे देते हैं कि ये वापस सिक्योरिटी के तौर पे आपको वापस भी मिलेगा, आपको ब्याज भी मिलेगा। 7 लाख, इसमें 7% के ब्याज की बात थी। हमने सोचा था कम हो जाएगा ब्याज, पर ब्याज कम नहीं हुआ। जब हमारी गन्ने की पेमेंट 2 साल बाद मिलेगी, साल बाद मिलेगी, तो पेनल्टी रखती है 18% तक, 20% तक ब्याज हम देते हैं। तो पूरी इकोनॉमी किसानों के पैसे से चल रही है। किसान एक साइड से मर रहा है और दूसरी तरफ जो है किसान को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया उसके बाद उनकी जब बहन से पूछा गया तो उन्होंने तो कहा कि मैं बहुत ही बायस्ड रिएक्शन दूंगी, लेकिन इस वक्त उनकी भांजी कुछ कह रही है। अरुण जेटली की भांजी क्या कह रही है वो सुन लेते हैं। हमारे साथ अरुण जेटली की भांजी हैं। आप बताइए किस तरह का बजट है ये? जैसे मैंने बोला, बहुत अच्छा डायनामिक और फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। इट्स अ वेरी गुड बजट। यूथ को लेकर किस तरह से ये बजट? बहुत अच्छा बजट है। एज आई सेड, इट्स वेरी गुड दैट ही इज प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने मामा को के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अपने मामा को 10 में से कितना अंक देंगे? मैं 10 में से 10 दूंगी। आई एम वेरी पार्शियल। तो ये थी अरुण जेटली जी की भांजी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वे वित्त मंत्री को 10 में से 10 अंक देंगी। कैमरामैन जेना के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। चलिए, भांजी तो 10 में से 10 नंबर अपने मामा को दे रही हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा क्या कह रहे हैं? यतेंद्र ने उनसे बातचीत की है। मेरे साथ हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी। सिन्हा जी, पहला बजट पेश किया गया है, सरकार दावे कर रही है, लेकिन विपक्ष आरोप है कि ये सारी योजना धरी की धरी रह जाती है, कोई गरीबों को कोई फायदा नहीं। देखिए, अब निगेटिविटी से आगे चलेंगे तो काम नहीं बनेगा। अभी हमने जो पेश किया है, हमारा प्राइमा फेसी जो है, इन सारी बातों पर हम यकीन करके चलते हैं। और खासकर सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की और अपनी वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है। और उसी क्रेडिबिलिटी के आधार पर जो बजट दिया है, अगर मैं एक लाइन में समअप करूं तो कह सकता हूं कि नेशनल बजट है, सही मायनों में पीपुल्स बजट है। इसमें हर वर्ग का, हर लोगों का ख्याल रखा गया है, चाहे औरत हो कि मर्द हो कि वृद्ध हो कि मध्यम वर्गीय परिवार हो कि स्टूडेंट्स हो कि युवा पीढ़ी हो कि ग्रामीण क्षेत्र हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो कि शहरों की बात हो कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स का मामला हो, सबका खास विशेष ध्यान रखा गया है। और मैं सही मायनों में इस बजट को बहुत ही प्रभावशाली और बहुत अच्छा बजट मानता हूं। मैं तो यहां तक कह सकता हूं, देश के हमारे, जहां तक मुझे याद है, जितनी बार बजट देखे और बजट में पार्टिसिपेट किया है, मैं लगता है अगर सबसे अच्छा, करीब करीब सबसे अच्छा बजट आज पेश हुआ है। अल्पसंख्यकों के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है, नई मंजिल करके सरकार। क्या उनका दिल लुभाने की, उनका दिल जीतने की कोशिश के तौर पर लगेगा? क्योंकि जिस तरह से आरोप सांप्रदायिकता के लगते रहे मोदी सरकार को। देखिए, हर अच्छे काम के पीछे कुछ न कुछ लोग मंशा लगा देते हैं। मैं समझता हूं जो कदम उठाया गया है, और खासकर युवा पीढ़ी के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, मैं समझता हूं सारे कदम बहुत सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं और अनुकरणीय है। शत्रुघ्न सिन्हा जो करिए, सारे कदम बहुत प्रशंसनीय हैं। कैमरामैन गंगा के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो शत्रुघ्न सिन्हा को तो लगता है कि हर किसी का ख्याल रखा गया है, चाहे वो महिलाएं हो, कोई भी वर्ग का इंसान हो, सबका ख्याल इस बजट में रखा गया है। उनके मुताबिक ये सबसे अच्छा बजट है अब तक। आज अपने इंटरव्यू में खामोश नहीं बोला, नहीं तो वो हर इंटरव्यू में खामोश जरूर बोलते। चलिए, अब टैक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टैक्स के लिहाज से क्या कुछ हुआ है इस बजट में? गोपाल केडिया जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, टैक्स, इनकम टैक्स के स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आम आदमी के लिए, जैसे हम लगातार कह रहे हैं, बोझ है सर्विस टैक्स को बढ़ाना। कुल मिलाकर आम आदमी की जेब क्या अब ज्यादा खाली होने वाली है या फिर नहीं? तानिया जी, ये वो बजट नहीं है जो आम आदमी के लिहाज से हम सोच रहे थे। इंडिविजुअल टैक्सेशन में अगर कुछ एटीसी में और एटीसी में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्लान या पेंशन प्लान, इस समय चेंजेस हैं।
लेकिन वो भी बहुत कोई मेजर बेनिफिट नहीं है। जो चीज में दीपक जी मैं कल भी बोल रहा था कि बिजनेसमैन को जिस तरीके से चोर समझा जाता है टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्सेस में, और आज उसको ये दिखा दिया कि आपको प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च करना होगा। मैं ये मानता हूं जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन के बेनिफिट नहीं है। जो चीज में दीपक जी मैं कल भी बोल रहा था कि बिजनेसमैन को जिस तरीके से चोर समझा जाता है टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्सेस में, और आज उसको ये दिखा दिया कि आपको प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च करना होगा। मैं ये मानता हूं जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन के प्रावधान आए हैं, इससे बिजनेस सेंटीमेंट्स इंडिया में बहुत डाउन होएगा, और बाहर के लोग जो इंडिया में आने से डर रहे थे, एफडीआई इंडिया में कम आ रहा था, ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स इंडिया से बाहर जाएगा। अभी कुछ दिन पहले 2013 में कंपनीज एक्ट इंडिया में आया था, और कंपनीज एक्ट में जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास किया था और इतने सारे प्रोसिक्यूशन के प्रावधान डाल दिए थे कि इंडिया में बिजनेस करना मुश्किल हो गया कंपनी बना करके, और लोग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एलएलपी के रूप में बिजनेस करना शुरू कर दिया। अब अरुण जेटली जी ने वही काम किया कि इनकम टैक्स के केसेस में हर एक जगह प्रोसिक्यूशन डाल दिया। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ये अच्छा नहीं है कि अगर आप टैक्स चोरी करेंगे, आप विदेशी निवेश छिपाएंगे, आप काला धन जमा करेंगे और इस तरह की चीजों में अगर आप प्रोसिक्यूट होते तो ये तो अच्छा है फिर देश के लिए। नहीं अच्छा है, लेकिन इसका आप साइड इफेक्ट देखिए। अभी इनकम टैक्स में जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स डील करते हैं पब्लिक के साथ, आप एनवायरमेंट बनाइए ना, एनवायरमेंट आप बनाइए, सारी चीजें सही हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं ब्लैकमेलिंग होगी बिजनेसमैन के साथ इन सब चीजों के चलते, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन बहुत सारी चीजें इस बजट में अच्छी हैं, जैसे एनजीओ के लिए पहले था कि अगर कोई भी एनजीओ 20 लाख से ज्यादा बिजनेस इनकम उसकी होती है तो वो टैक्सेबल हो जाती थी। अगर किसी की करोड़ में है तो वो 20 लाख ही लिमिट थी, उसको 25% कर दिया, एक परसेंटेज बेस्ड कर दिया। वेल्थ टैक्स में हम लोग देख रहे हैं उन्होंने वेल्थ टैक्स एबॉलिश कर दिया। वेल्थ टैक्स 1%, 30 लाख से ज्यादा अगर हम वेल्थ होती थी तो 30% लगता था, और नॉन कंप्लायंस 90% से ज्यादा नॉन कंप्लायंस था। गवर्नमेंट इसको कंप्लायंस करवाने में सक्सेस नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने अच्छा किया कि कंप्लायंस कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, इसको एबॉलिश कर दो, और इनकम टैक्स रिटर्न में ही वो सारी चीजें डाल दो जो वेल्थ टैक्स रिटर्न में जाती थी। दिस इज वेरी गुड स्टेप। जैसे पहले गिफ्ट टैक्स एक्ट को इन्होंने एबॉलिश किया था। डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग इंडिया में एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया था 2 साल पहले। उसमें 5 करोड़ से ज्यादा अगर कोई परचेज करता था उसको एक ऑडिट करवानी पड़ती थी। और मैं आपको बताऊं तान्या जी, उस ऑडिट फीस जो मैं खुद चार्ट अकाउंटेंट हूं, लेकिन 1 लाख से 2 लाख तक की ऑडिट फीस होती थी। अब उन्होंने उस लिमिट को बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया, तो बिजनेसमैन को इससे बहुत ज्यादा एक रिलीफ मिली जो इंटर पार्टी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स को उन्होंने कहा आने वाले 4 सालों में कम करेंगे। ये बहुत अच्छा स्टेप्स है और ये और भी कम होना चाहिए। बेसिकली क्या है, ये बिजनेस फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रेरोगेटिव है कि वो टैक्स रेट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। उनको एक जगह अगर छूट दे रहे हैं तो दूसरी जगह से उगाही भी करनी होती है, और एक काम को करने के 10 तरीके होते हैं। अब उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में ये जो डिसीजन लिया, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, जो कि उन्होंने कहा भी कि इफेक्टिव टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स रेट 23% है। तना जी, मैं इसमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। इन्होंने गार के बारे में जो कहा कि 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। बेसिकली गार क्या है, आप एक्ट के भीतर, कानून के भीतर रहते हुए कोई टैक्स प्लानिंग करते हैं और उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर दे दिया जाता है। वो कहेंगे जी आपने टैक्स इवेजन के लिए प्लानिंग करी है, हम इसको तो एबॉलिश कर देना चाहिए था। ये 2-2 साल तक ये बिजनेस सेंटीमेंट्स जो है बहुत ज्यादा इससे सफर करता है और लोग इंडिया में आके बिजनेस करने में डरते हैं। तो इस तरीके से मेरे समझ में बजट बहुत अच्छा बजट है। जनरल जी, नंबर कितने दे रहे हैं आप इस बजट? मैं इसमें अरुण जेटली जी को 7.5 नंबर दूंगा मैं इस बजट के लिए। चलिए 7.5 देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है गोपाल जी, वो ये है कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैंने कहा कि किसी भी काम को करने के 10 तरीके होते हैं। ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था, और लास्ट ईयर अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि जब उन्होंने वर्किंग बजट पेश किया था, उन्होंने कहा मैं केवल 50-50 हजार बढ़ा रहा हूं, मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं है, अगले बजट में आई विल सी। तो इसलिए मैंने कहा ये आम बजट टाइप से नहीं है कि जनरल पब्लिक के लिए उन्होंने कवर नहीं किया। इनको कम से कम जो अपने चैनल पर भी चल रहा था जितना 3 लाख रुपया थ्रेशोल्ड लिमिट है वो करना था, और ये नहीं करके अब क्यों नहीं किया, दे आर बेस्ट सुटेड टू टेल, लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। अच्छा नहीं किया। दीपक जी, कुल मिलाकर जो नौकरी पेशा लोग हैं वो थोड़ी सी राहत की उम्मीद तो लगाए बैठे थे कि टैक्सेशन सिस्टम में कुछ ऐसा बदलाव होगा कि उनके हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा, और वो नहीं हुआ है। तो आम आदमी के लिए इस बजट में क्या हुआ है? ठीक है, आपने बहुत सारी स्कीम्स के लिए जो फंड है उसका एलोकेशन किया है, उससे आम आदमी का कोई सरोकार नहीं है। आम आदमी ये जानना चाहता है कि उसकी जेब क्या भारी रहने वाली है या और कम होने वाली है, उसमें उनको कोई राहत नहीं मिली है। तन्ना जी, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा दीपक जी, इन्होंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस को 800 से बढ़ा के 1200 कर दिया, 1600 कर दिया, लेकिन मेडिकल अलाउंस जो है
कई डिकेड से 1250 रुपया चल रहा है, उसको टच नहीं किया। सो ये ब्यूरोक्रेटिक कहीं इनको बताया नहीं गया ये चीज, तो इस चीज को भी उनको कवर करना था। और दूसरा चीज स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी के लिए है उसको भी टच करना था, इन्होंने उसको भी टच नहीं किया। उसको भी टच नहीं। जो टैक्सेशन की प्रॉब्लम है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जितनी उम्मीद थी टैक्स कलेक्शन की और जो अब की बार के प्रोजेक्शन है और लास्ट टाइम के प्रोजेक्शन है, सरकार की माली हालत बहुत खराब है। सरकार आज की डेट में किसी भी प्रकार का कंसर्न देती है तो आपको कार मारना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो प्रोजेक्शन पिछली साल की है इस साल की है, पिछले साल से कम वो खर्च करने जा रही है इस साल। प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर सब कम हुए हैं, मतलब उसके लिए राशि आपने इसीलिए फिस्कल डेफिसिट की जो 3.6 रखना था उसे 3.9 किया है। तो बड़ा कठिन बजट है, कठिन समय है। मैं इसलिए बधाई दूंगा कि पॉपुलिस्ट होने के लिए वित्त मंत्री ने ज्यादा राहत नहीं दी। एक कठिन समय आता, अगले साल तक निकल सकता है, लेकिन अभी रिवाइव करती हैं चीजें, आपका निवेश रिवाइव करता है, आपकी मांग रिवाइव करती है, तो उसका फायदा समूची जनता को होगा, जबकि टैक्स कंसेशन देने का फायदा कम लोगों को होगा। लेकिन सर्विस टैक्स बढ़ाने का जो पर्पज है, एक तो उससे ये मान लीजिए कि जीएसटी आने वाला, तारीख की भी घोषणा हो गई है, तो आने वाले समय में जो महंगाई उस समय आपको नहीं दिखे उसको बढ़ा दिया है, क्योंकि उसकी रेट कहां रखी जाएगी जीएसटी की 16%, 18%, 20%। मुद्दा वो बहुत बड़ा है, उसकी तैयारी की जा रही है, इसलिए सर्विस टैक्स। विनोद जी, मैं इससे बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, और बड़ी खबर यह है कि भारत और यूएई का मैच चल रहा है। 24 ओवर हुए हैं, 24 ओवर स्कोर है, यूएई के 9 विकेट गिर चुके हैं। कितने रन? 71 रन। इससे बड़ी खबर हो सकती है? नहीं, निश्चित रूप से बड़ी खबर है देश के लिए है, लेकिन मेरा राजेश जी जो सवाल है 71 पर 9। शेर अगर पिद्दी को मारेगा कोई खबर है? नहीं, खबर है। चलिए, आम आदमी अगर टैक्सेशन सिस्टम में कुछ नहीं होगा तो इस खबर से शायद कुछ हो गया होगा। एक बहुत बड़ा प्रभाव आया। मेरा एक प्रश्न है आपसे, विनोद जी, स्कोर पे कोई टिप्पणी कर दीजिए ना। वो टिप्पणी इन्होंने कर दी हमारे वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने, अब उस टिप्पणी के आगे मैं क्या बोल सकता हूँ? टिप्पणी पे कहें, एक कॉर्पोरेट सेक्टर जब किसान के साथ खेलता तो ऐसे ही होता है। बिल्कुल। चलिए, इसमें दो राय नहीं। आर अश्विन ने 4 विकेट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने बताया कि जो कठिन समय है, सरकार के पास पैसा नहीं है, ये कठिन समय तब है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड का प्राइस $50 पे है। अगर मान लीजिए आज $100, $115 मतलब क्या लिखा, मैं इसका मतलब बता देता हूँ। देखिए, आपको जो सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी थी, इस साल में पिछले साल की अपेक्षा 60,000 करोड़ बचने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट से 20,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं, लेकिन आपकी जो वाइब्रेंसी टैक्स कलेक्शन है वो नहीं बढ़ रही है, सारा पैसा घट रही है, तो सारा पैसा वहां खप गया। एक टैक्स आने के बाद नहीं रहा आपका, तो उससे पैसा नहीं आ रहा। इसलिए ये कहना कि सेंटीमेंट अच्छे थे, अच्छे दिन आ रहे थे, मार्केट रिवाइव, सबसे बड़ा जो खेल हो गया ना, सब लोग सोच रहे हैं ग्रोथ रेट बढ़ रही है। अब ग्रोथ रेट का खेल क्या है वो आपको मैं बताता हूं। पहले जो चीज मान लीजिए फैक्ट्री प्राइस पे उसका गणना होती थी जीडीपी की, वो 100 रुपए था फैक्ट्री में, बाजार में वो 1 से 15 रुपए पे बिक रही है। तो अब 1 से 15 रुपए पे आपकी जीडीपी नापी जाएगी, वो पहले 100 रुपए पे नापी जाती थी। तो मॉनेटरी बढ़ गई है, उसका एक फायदा है इनको, उससे आप रेशियो घट जाता है, आपका डेट रेशियो 45-60% तक चला जाता है। यदि उससे ज्यादा जाएगा तो रेटिंग एजेंसियां आ जाएंगी। जीडीपी का आकार बढ़ता है तो आपके सारे रेशियो घट जाते हैं। एक ये फायदा गवर्नमेंट ने लिया। अब जो मुद्दा है वो बड़ा ये है कि मकान को लेकर क्या होगा, क्योंकि मकान एक सबसे बड़ी प्राथमिकता, 2022 तक सबको घर दे देने की योजना है, बिल्कुल ड्रीम योजना है। क्या ये ड्रीम योजना ताने आपको सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है? दीपक जी, बहुत फ्यूचरिस्टिक इस बजट को जरूर कहा जा रहा है, लेकिन मकान 2022 तक, बहुत दूर की बात अभी हम कर रहे हैं। बहुत दूर की बात कर, 2015 पे खड़े हैं। 7 साल ही है, 7 साल है, 7 साल है। नहीं, देखिए दीपक, मुझे ऐसा लगता है इसमें ऐसा है कि जो मकान की बात है, इनकम टैक्स या मिडिल क्लास के लिए जो निराशा की बात है, उससे बड़ी निराशा की बात हाउसिंग सेक्टर की है, 2 कारणों से। हाउसिंग सेक्टर ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट होती है, मतलब रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। उसमें रिफॉर्म बहुत जरूरी था अगर आपको देश में ब्लैक मनी को रोकना है। दूसरा, हाउसिंग सेक्टर अलग तरह की परेशानी झेल रहा है, उसको बहुत सारे इंसेंटिव चाहिए थे, खासतौर से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए।
आज अपने देश में अगर कोई अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना चाहे, उसमें जाना चाहे, तो उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। तो आप देखिए 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के मकान बन रहे हैं, बिक रहे हैं, जो खरीद सकते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे जा रहे हैं और रहने के लिए कम खरीद। जिनको रहने के लिए चाहिए उनको मकान नहीं मिल रहा है। मकान इसलिए नहीं मिल रहा है कि कोई बनाना नहीं चाहता, घाटा उठा के कौन बनाना चाहेगा। तो ऐसे में बहुत उम्मीद थी कि रियल एस्टेट को लेकर कोई बड़ा सुधार का कार्यक्रम, कोई बड़ी घोषणा आएगी। वो नहीं हुआ है। तो इससे ये जो 2022 का इनका लक्ष्य है 6 करोड़ मकान का, वो बहुत मुश्किल लगता है आज के बजट से के बाद। जैसे 1997 में ड्रीम बजट आया था और टैक्सेशन को लेकर बड़े सुधार किए गए थे, बड़े भारी कलेक्शन की आशा की गई थी, चिदम्बरम साहब का ही था, वो फेल बजट साबित हुआ। कम से कम हाउसिंग सेक्टर को लेकर जो मैं देख पा रहा हूं ये फेल होने वाला है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग की एक तो परिभाषा नहीं है गवर्नमेंट के पास, उसमें अटकी हुई है। जहां तक मेरी जानकारी है कि अफोर्डिंग हाउसिंग में केवल वही मकान आने वाले हैं जो 60 मीटर स्क्वायर फुट के होंगे, यानी कि लगभग 700 या 800 स्क्वायर फीट, 6 मीटर 700 फुट वाले हैं। इसलिए आप जिस अफोर्डेबल की बात कर रहे हैं वो ना अब हैं ना बाद में आएंगे। इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग को ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। अब आगे क्या करते हैं, 2 साल निकलने वाले हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हाल में हरियाणा गवर्नमेंट ने बिल्डर्स के साथ मिलकर अफोर्डेबल हाउसिंग की जो स्कीम्स लॉन्च की हैं, गुड़गांव में 600 फुट का 2 बेडरूम का मकान 20 लाख रुपए का मिल रहा है कृष्णा हाउसिंग स्कीम में। इस प्रकार की स्कीम्स यदि केंद्रीय सरकार प्रदेश सरकारों को प्रोत्साहित करे तो हर प्रदेश में लॉन्च की जा सकती है, क्योंकि हाउसिंग तो जो ऐसा इशू है जो लोकल इशू से स्टेट सब्जेक्ट। अगर आप इसको देखते हैं, एग्जाम्पल आ चुके हैं, पूना में बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन। आप तो 20 लाख की बात कर रहे हैं, मैं 1 लाख की अगर बात करूं, मैं कहूं कि आप अगर 6 करोड़ घर दे रहे हैं, 1 लाख रुपए का एक घर होगा तो आपका, आप देखिए कितने हो गए, 6 लाख करोड़ आपके बजट में है क्या आपके पास? नहीं, आप क्या एलोकेट कर सकते हैं नेक्स्ट 7 ईयर्स के अंदर? और 1 लाख में आपको घर नहीं मिलता कहीं भी। नहीं, मैं तो 1 लाख की बात कर रहा हूं। देहात के अंदर अगर आप इतनी जमीन खरीदेंगे ना, आप 1 लाख में नहीं मिलता आपको। मैं अगर आपको 10 लाख का घर हुआ तो आप लगाइए 60 लाख करोड़ रुपए आपको चाहिए 7 साल के अंदर। आप ये कह रहे हैं तो ये मानकर चल रहे हैं कि सरकार मकान बना के अपने पैसे से लोगों को मुफ्त में देने जा रही है। ऐसा नहीं होने जा रहा है। नहीं तो कैसे इसमें सरकार का भी पैसा लगेगा, लोग अपना पैसा लगाएंगे, लोन लेंगे। जैसे सोशल सिक्योरिटी है, आप गवर्नमेंट ज्यादा पैसा लगाएगा क्रिएट करें बनाने में सबसे ज्यादा। इसमें कहना मेरा ये है, प्रैक्टिकल दिक्कत ये है कि जो गरीब तबके के लिए मकान जिसकी 6 करोड़ या जो भी बात हो, उसमें इनिशियल पूंजी गवर्नमेंट को ही लगानी पड़ेगी एक, और वो भी पूंजी बहुत बड़ी है। उसके लिए एलोकेशन नहीं दिख रहा, तो ये साल तो निकल गया, अगली साल अब कुछ उम्मीद की जा सकती है। इसमें कई सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं, बहुत व्यवहारिक दिक्कतें, कई सारी व्यवहारिक दिक्कतें। आप कह रहे हैं कि 2022 तक झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्का मकान दिया जाएगा, तो क्या झुग्गी झोपड़ियां हटाएंगी, उनको कहीं बसाया जाएगा, फिर वहाँ पक्का मकान बनाया जाएगा? इंदिरा आवास वो फ्री है। देखिए एक मॉडल है सिंगापुर, गाँव में दलित बस्तियों के लिए, वो फ्लॉप हो गई। ठीक है, ऐसा ना होने की झुग्गी। चलिए दीपक जी, इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अलग अलग इलाके डिमार्केट किए, उन्होंने तय किया कि इस इलाके के मकान बना के देने, तो उनके लिए टेम्परेरी रहने की व्यवस्था की गई, वहां मकान बना दिए गए, उनको शिफ्ट कर दिया गया। इस तरह से एक एक इलाके को करके उन्होंने किया। घरों की तो स्मार्ट सिटी का क्या होगा, वो एलोकेशन वहां भी तो जाएगा स्मार्ट सिटीज में। ठीक है, चलिए आप सबके पास मैं वापस लौटूंगी, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले